बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अपना ख्याल रख रहे हैं? अपने साथ दूसरों का नहीं रख रहे तो अपना तो सबसे पहले ख्याल रखें, थोड़ा दूसरों का भी ख्याल कर लें। अच्छा, दूसरों का ख्याल करने की जब बात करते हैं तो आज व्यूअर्स मैंने आपसे बड़ी फ़नी बात करनी है। फ़नी तो खैर नहीं, एक्चुअली तो काफ़ी डरावनी बात है, इसके लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बात आज करेंगे फेक प्रोडक्ट्स और फेक जो आइटम्स या चीज़ें मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हुई हुई है आजकल। एक लड़का है, वो नीले रंग की कोई एक क्रीम है, वो अपने चेहरे पे लगाता है और मतलब कुछ नीला सब क्रीम का था है, वो अपने चेहरे पे लगाता है और थोड़ी देर बाद ही वो चीखें मारनी शुरू कर देता है और फिर जब वो अपना मुंह साफ़ करता है वटेवर, तो उसकी पूरे मुंह की स्किन जल चुकी होती है। व्यूअर्स, ये एक बड़ी परफेक्ट किस्म का एग्जाम्पल है उस चीज़ का जिसका पिछले कोई 15 साल से मैं बार बार तस्करा कर रही हूँ ऑन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और डिफरेंट चैनल्स पे भी। हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि खुदा का वास्ता है, अपनी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए ऐसी हरकतें और ऐसी चीज़ें ना करें जिनसे आप अच्छी खासी बर्बादी फेर लें। स्किन से रिलेटेड और खाने पीने से रिलेटेड जितनी नकली और नॉनसेंस चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, हैरान कुन बात है व्यूअर्स, हैरान कुन बात है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, तो एक ही चीज़ होती थी कि वो एक मिक्स्ड क्रीमें होती थी जो हर कोई अपने मुंह पे लगा लेता था गोरा होने के लिए। मुझे भी बड़े लोगों ने कहा आपने वही लगाई है, तो मैंने कहा नहीं जी, मैं पैदा ही इस रंग की हुई थी, माई होल बॉडी इज़ द सेम कलर। लेकिन वो कुछ 4-5 क्रीमों का एक मिक्सचर होता था, जिनमें से 2 को क्रीमें मेरे ख्याल से ऐसी होती थी जो आपको फार्मेसी से स्टेरॉयड वाली मिलती हैं। उन सब क्रीमों को मिक्स करके एक मुरक्कब टाइप बनाया जाता था और कहा जाता था कि ये लगाएं। अब वो रंग गोरा तो करता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद या उसके साथ साथ स्किन भी आपकी पतली होनी शुरू हो जाती थी, स्किन ग्रे हो जाती थी और पूरे मुंह के ऊपर बाल आ जाते थे, नेक को जिधर जिधर आप लगाते थे, क्योंकि स्टेरॉयड का ये काम है। जहाँ स्टेरॉयड आपकी स्किन को सूद करता है या उसको थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जाता है, वहाँ पे अगर आप उस स्टेरॉयड का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे 2-3 दिन से ज़्यादा, डॉक्टर ने कहा हफ्ता लगाएं, हफ्ता लगाई, फिर आपने मज़ीद उसको क्रीम को ज़्यादा लंबा लगा लिया कि यार इससे तो स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, तो वो फिर आपको नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स ऐसे हैं कि वो आपके मुंह पे ग्रोथ कर देता है बालों की, आपकी स्किन को पतला कर देता है। और स्किन एक दफ़ा आपकी पतली हो गई ना व्यूअर्स, तो वो फिर से नहीं थिक हो जानी। सो अगर आप अपनी स्किन के ऊपर बर्बादी फेरेंगे, आज भी मुझे हैरत होती है कि जब से मैंने पाकिस्तानी मीडिया ज्वाइन किया है इन द पास्ट 18 ईयर्स 19 ईयर्स, मैं एक ही चीज़ बार बार ऑब्जर्व करी हूँ, हर बंदे को एक अखीर आई हुई है कि हम गोरे हो जाएं। देखिए, मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी कहती है तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो हो ही गोरी। आई अंडरस्टैंड कि मैं गोरी हूँ, लेकिन मैं वही गोरी हूँ जिसने धूपों में बैठ बैठ के अपने रंग को डार्क करने की कोशिश की, अपने आप को जलवा लिया, चीक्स पे छाइयाँ डाल ली कि भाई किसी तरह मेरी स्किन टोन टैन हो जाए। पूरी दुनिया में खूबसूरती की जब बात होती है तो स्किन टोन गोल्डन या टैन की बात होती है। पाकिस्तान में प्यारे की बात होती है तो गोरे की बात होती है। साथ एक बंदा खड़ा हुआ है जिसके खूबसूरत तरीन फीचर्स हैं, वो टैंड है, खूबसूरत, ऑल ऑफ दैट। उसको नहीं देखना, देखना उसको है जिसकी चमड़ी गोरी है, मुंह पे दाने निकले हुए हैं, पूरे मुंह पे बाल आए हुए हैं, फिजिक अजीब हुई है, उसको कोई नहीं, उसको सारे देखेंगे क्योंकि वो गोरी है या वो गोरा है। सो व्यूअर्स, थोड़ा सा स्किन कलर्स में से बाहर निकल आए। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि रब ताला से बेहतर तो कोई नहीं जानता, तो हमारे रब ने हम सबको मुख्तलिफ रंगों का बनाया है, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, किसी का कद लंबा, किसी का कद छोटा, डिफरेंट जेंडर्स हैं, 1000 चीज़ें। हम तो रब से बेहतर नहीं जानते, और जब हमारे रब ने हमें कभी फ़र्क नहीं किया, तो फ़र्क तो हमने पैदा किया है। सोचने की बात है ना, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गोरी चमड़ी अच्छी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो हर बंदे को गोरा होना चाहिए। अगर लोगों ने बहुत अरसा पहले कहा होता कि डार्क स्किन सबसे बेहतरीन है और सिर्फ हर बंदे को डार्क होना चाहिए, तो इस वक्त मेरे जैसा बंदा बैठ के कहता है यार काश मैं डार्क होती। सो अपनी पूरी स्किन टोन को चेंज करना। अच्छा, फिर इंजेक्शंस आ गए, फिर दवाइयाँ आ गई कि ये ले लें तो आप गोरे हो जाएंगे। भाई, उन सब चीज़ों का एक असर होता है आपके सिस्टम के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, 1000 और चीज़ों के ऊपर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ कि प्लीज़, जहाँ पे आपने अपनी खूबसूरती को एनहांस करना है, ये वो इसी शो पे हम बोटॉक्स पे, फिलर्स पे, सब चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन उन चीज़ों की जो सेफ़ है और जिनके डॉक्टर्स बैठ के बात कर सकते हैं। बेतुकी चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन देख के, फेक प्रोडक्ट से बढ़ के
ऐसे प्रोडक्ट, एक तो होता है ना नकली, यानी कि फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी या चीज़ कुछ लिखी हुई है वो कुछ और फिर एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेंजरस और इलीगल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन बना के बेचे जा रहे हैं। व्यूअर्स, मेरी अपनी एक स्किन केयर और हेयर केयर की ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, लेकिन ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। अब मैंने जब उसको क्रिएट किया तो एक एक चीज़ का ख्याल किया, फार्मासिस्ट साथ थी, उसके अप्रूवल्स होते हैं। आपने ऑनलाइन भी अगर बिजनेस करनी है तो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके अप्रूवल्स होते हैं, पूरे चेक्स होते हैं। आपकी फैक्ट्रीज़ को जहाँ पे आप चीज़ें बना रहे हैं उनको चेक किया जाता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जब तक वो जस्टिफाइड ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो आपके साथ बहुत ही बुरी होनी है। तो आप लोगों को नुकसान तो ना पहुंचाएं। मैंने क्यों अपना काम इस तरह शुरू किया? क्योंकि जो प्रोडक्ट लेती थी उसमें इतने केमिकल्स और इतने प्रॉब्लम्स थे कि मेरी स्किन यंग और खूबसूरत होने के बजाय अजीब सी होती जा रही थी। अब जाहिर ही व्यूअर्स, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। हर बंदा चाहता है कि उसकी स्किन क्लियर हो, उसको रिंकल्स ना हो, ये ना हो, वो ना हो, लेकिन तेजाब मुंह पे लगा लेना या ऐसी चीज़ें खा लेना और वजन कम करने के लिए भी। इसी प्रोग्राम पे व्यूअर्स, कोई 10 या 12 साल पहले एक बच्ची आई थी, 21-22 साल की। उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे और डायलिसिस उसका चल रहा था, और उसकी अम्मी उसको अपना गुर्दा डोनेट करने लगी थी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है वो मैच निकल आई थी। और वो बच्ची यहाँ पे आई, पता नहीं क्या क्या उसके साथ ट्यूबें मशीनें लगी हुई, यूरिन बैग, ये वो। तो मैंने कहा बेटा हुआ क्या? वो आई क्यों थी? ये बताने के लिए कि जी प्लीज़ ये जो हर्बल और ये जो इस तरह की अजीबो गरीब किस्म की पानी आजकल मिल रहे होते हैं कि जी आप ये पानी जो है सुबह भी पिएं, दोपहर को भी पिएं, रात को भी पिएं और निहार मुँह भी पिएं, और इस पानी के अलावा आपने कुछ नहीं पीना, आप ये पिएंगे और जो मर्ज़ी खाएं पिएं, आपका वेट कम हो जाएगा। उस लड़की ने इसी टाइप की कोई चीज़ की, एग्जैक्ट उसकी ये स्टोरी है कि उसने कहीं पे पढ़ा कि ये कोई अखबार में ऐड टाइप आया, अखबार में सोचे ऐड आया कि ये कोई एक हकीम है, वो बनाते हैं कोई पानी, और वो पानी, तो उस हकीम ने कहा कि जी आपने सिर्फ ये पानी पीना है, आपने नॉर्मल पानी नहीं पीना, आपने सिर्फ ये पीना है और ये आपने 2-2 लीटर दिन का पीना है। पता नहीं उस मनहूस पानी में क्या था क्या नहीं था, मतलब विदिन 1.5 महीना दोनों गुर्दे उस बच्ची के फेल हो गए। दोनों गुर्दे फेल हो गए, ख़त्म हो गए, सुंगड़ गए, फिनिश हो गई कहानी उनकी। और वो इसी शो पे आई थी, तो हमारे रिकॉर्ड्स में वो होगा। सो प्लीज़ बेतुकी चीज़ें अपने सिस्टम में ना डालें। अल्लाह ताला ने जिसको अच्छी सेहत से नवाजा है उस पर बहुत 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 बड़ा करम किया हमारे रब ने। स्किन गोरा करने के लिए मुंह जला देना, दाने ख़त्म करने के लिए ऐसी मेडिसिन लगा और खा लेना जिनका आपको सिर पैर नहीं पता। मैं ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी स्किन ठीक करने के लिए दवाइयाँ ली और अब वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती क्योंकि उनका पूरा अंदर से सिस्टम ख़राब हो गया, क्योंकि जो दवाइयाँ ले रही थी उन्होंने उनके यूट्रस में जाके मसले किए और ओवरीज में प्रॉब्लम्स की। आज व्यूअर्स जेन्युइनली मैं बहुत परेशान और घबराई भी आई हूँ। मैं ये सोच रही थी कि देखिए हमारी टीम इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह का शुक्र है, वी आर अ फीमेल हैवी टीम ऑल्सो, यू नो। हमारी अगर गर्ल्स की बात करें तो देयर इज़ महालिका, देयर इज़ सिद्रा प्रोड्यूसर, देयर इज़ राहिमा, देयर इज़ अपनी फातिमा। ये हमारी जो गर्ल्स का एक टीम है, वो हम लोग अक्सर हम लोग गप्पे लगा रही होती है। निदा है हमारी स्टाइलिस्ट है, ये सारे हमारी एक गर्ल्स की टीम है। दैन हमारे बॉयज़ हैं, देयर इज़ यू नो उमर आर बॉस ऑफ कोर्स, आर प्रोड्यूसर, देयर इज़ अहमद हाशमी, देयर इज़ यू नो हमारी एक हैवी टीम है, ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक बट बॉयज़ एंड गर्ल्स का अच्छा एक बैलेंस है, और हमारी कोशिश भी यही थी कि बैलेंस में लेके चलें। अब मैं सोचती हूँ कि यार इनमें से कोई अगर कोई इस तरह का पंगा कर ले, क्योंकि मैंने भी की हैं, मैंने भी बड़ी बड़ी स्टूपिड चीज़ें की हैं, फलां चीज़ खा लो इससे आपका वेट कम हो जाएगा। व्यूअर्स, अब मेरे पेट में अल्सर्स हैं, मैंने इसी तरह कोई एक वो चूरन टाइप चीज़ थी कि ये आप खा लिया करें। मैंने कहा चूरन है क्या करेगी, लो जी 10 दिन के बाद अल्सर से खून ना आना शुरू हो गया पेट के, पता नहीं उसमें क्या था मसाले जात। सो व्यूअर्स, सोच समझ के ऑथेंटिक चीज़ FDA अप्रूव्ड, जो मतलब एटलीस्ट कोई किसी कुछ सिर पैर तो हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोगों ने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया आप उनको इनकरेज ना करें, सपोर्ट ना करें, लेकिन मुझे कब से शौक था अपना स्किन केयर हेयर केयर का काम करने का। मैंने नहीं किया, मैंने तब किया जब मैंने रिसर्च पूरी कर ली, जब मेरी इतनी पैसों की पसली थी, मैं दूसरी चीज़ें कर सकती थी, तो मैंने वो काम शुरू किया कि भाई किसी को फ़ायदा देने के बजाय आप उसको नुकसान दें। अगर मैंने 1500 रुपये का या 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचना है और कम मुनासिब कीमत में बेचना है तो वो अच्छा भी तो हो। तो व्यूअर, 200 रुपये की कोई क्रीम नहीं होती, मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आपको इतनी बड़ी चीज़ 200 रुपये की मिल रही है तो कुछ सोचें उसमें क्या होगा। आप नॉर्मल मलाई और 2-4 चीज़ें भी ले लें और उनको मिक्स करके एक कॉली में बना लें तो वो 250-500 रुपये के, मतलब 500 का एक मुरक्कब बन जाता है।
तो जो चीज़ आपने अपने चेहरे पे एक पूरा महीना लगानी है उस पर 1000, 1500, 2000 तो खर्च कर लें और वाइटनिंग और इन चीज़ों से निकल आए। खैर, एक मेरी प्यारी लाडली जो बीच में कभी कभी पंगे करती थी लेकिन अपनी आप ही से डांटे खा खा के ज़रा इंसान का बच्चा बन गई है, हमारी बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट, वेरी अकम्पलिश्ड सेलिब्रिटी शेफ़ एंड ऑफ कोर्स हमारे शो की भी शेफ़ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मेरी जान। अब ये बातें कर रही थी तो ये इधर उधर देख रही थी, मुझे याद है एकदम मुझे आके कहती है, मुझे आज भी याद है, कुछ 2-3 साल पुरानी बात है, यू सेड ये देखें ये फलां ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है, मैं नाम नहीं उसका लूंगी, एंड बिल्कुल उस जैसी है। और प्रॉपर मैं तुम्हें एक लेक्चर दिया था कि पुत्र फर्स्ट कॉपी का मतलब है कि इसको किसी ने कुछ चेक नहीं किया, बिल्कुल इसमें जिंक डाला, टाइटेनियम डाला, क्या डाला है, क्या आपको करेगा हमें नहीं पता। एग्जैक्टली। देखो ओरिजिनल ले लो सस्ती कंपनी का, महंगी फर्स्ट कॉपी लेके क्यों आपने अपने आप को किसी नुकसान में डालना है, आपको तो पता ही नहीं है उसमें क्या है। बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट है। सो कुछ कहना चाहोगी आज के टॉपिक पे या मेन्यू शेयर करोगी? बिल्कुल। एज अ यंग गर्ल, देखो आप भी गोरे हो, हाँ। आप भी टॉल, आप गोरी प्यारी सारा कुछ हो, आपके वो मसाइल नहीं है जो बहुत सी ऐसी बच्चियों के होते हैं जिनके दिमाग में ये गोरेपन का फतूर होता है। मैंने देखा कितनी दफ़ा लोगों ने कहा है कि यार अनम तेरा रंग, अपना रंग का बताओ, तो अब माँ बाप से बात करें, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी, वो ये कि एक दफ़ा मैं एक आउट ऑफ कंट्री एक ट्रिप कर रही थी और वहाँ पे एक बंदी ने मुझे कहा था कि आप लोगों का जैसा कलर है ना, मतलब जैसे एशियंस का कलर होता है थोड़ा सा टैन लाइट सा, वो इतना हसीन लगता है, लेकिन हमारे मुल्क में एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़की गोरी नहीं होगी तो वो खूबसूरत नहीं होगी, अगर वो हल्का सा उसका रंग सांवला होगा। जबकि मेरा ख्याल है कि स्क्रीन पे जो कि ना आप जितना अच्छा कलर जो है वो टैन वाला आता है ना, उतना जो गोरा रंग कभी भी नहीं आता स्क्रीन के लिए स्पेशली। हम लोगों ने कितनी कोशिशें की हैं, और अभी भी आप अभी भी इसकी शक्ल देखे और मेरी शक्ल देखे तो हमने अपने मुंह को डार्क किया हुआ है। एग्जैक्टली, मैं यही बात मतलब एक्चुअली स्किन टोन मेरी लाइटर है इससे, मैं डार्कर करती हूँ कि व्यूअर स्क्रीन पे गोरी चमड़ी ब्लास्ट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सीरियसली अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतनी प्यारी, मैं तुम्हारी तस्वीरें नहीं प्यारी आती, क्योंकि फेयर स्किन नहीं वो वाली लुक देती। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एनीवे जैसे भी हैं हमारे रब ने बनाया है, उसका बड़ा करम है कि नाक है, 2 आंखें हैं, होंठ है, मतलब सारी चीजें मुकम्मल हैं। ऐसा ही है। और जिनकी नहीं भी हैं उनको अल्लाह ताला ने किसी और चीज से नवाजा है। देखो नेगेटिव होना है तो फिर बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ मुझे मेन्यू एक दफ़ा क्लियरली बता दो कि ये हम आज बनाएंगे और ब्रेक के बाद फिर हम ये चीज़ें बनाएंगे। बेसिकली आज हम पैन एशियन कुजीन थोड़ा सा उसको टच अपॉन करें, तो उसके साथ जो मेन सबसे पहली रेसिपी हम बनाएंगे, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे लोडेड फ्राइज़ और उसके बाद बनाएंगे हम चिकन हनी विंग्स और साथ में हम बनाएंगे डायनामाइट चिकन। ऑसम जी, ऑसम। अच्छा, बाय द वे तुम्हें पता है कि आज 26 जून है और आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। बाय द वे मैंने एक बात आपको व्यूअर्स बतानी है, रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर मुझे मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई। एक माँ होने के नाते पिछले हमजा 18 साल के हो गए हैं, पिछले 4-5 साल से तो मैं बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि वही जो होती है ना 12-14 की बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं, चर्स वर्स। देखिए आजकल हर चीज़ मिलती है, उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, बट माशाल्लाह 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 पिछले 6 मंथ्स में, बल्कि 3 महीने में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ड्रग ग्रुप्स और ड्रग ट्रैफिकिंग वाले जो बंदे थे, जो बिजनेसेस बाहर से बैठ के यहाँ पे चला रहे थे, वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल। और ये रीसेंट न्यूज़ है और ये बड़ी आम एक न्यूज़ है। तो देखें, जहाँ पे हम दूसरी चीज़ों पे हमेशा कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक्सक्यूज़ मी, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। ये तो बहुत एक अमेजिंग चीज़ है कि ऐसे लोग पकड़े गए, अरेस्ट किए गए। देखिए, जो मुल्क है उसके असूलों के हिसाब से चले। जिन ममालिक में ड्रग्स लीगल है, आपने वहाँ पे करनी है, आप जो मर्जी करें जाके। बिल्कुल। बट जहाँ पे इलीगल है वहाँ पे क्यों पुट्ठा काम करना है? और सबसे ज़्यादा इस चीज़ से छोटे बच्चे, यंग लोग मुतासिर होते हैं। 12 उसी उम्र पे 12-13-14 साल की उम्र पे लत लग जाती है ना। एग्जैक्टली। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, प्लीज़ आज का जो हमारे प्रोग्राम का आगे जाके सेगमेंट होगा ये ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड, उसको ज़रूर सुनिएगा। हमने आज इससे रिलेटेड भी बातचीत करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली अवेयरनेस देना हमारा फ़र्ज़ है। किचन में भी हमने जाना है ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए भाई लाडो रानी के पास हम। जी शहजादी जी, वैसे आप शेफ कम और मॉर्निंग शो होस्ट ज्यादा लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि आपको वहाँ चले जाना चाहिए और मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए। नहीं तौबा तौबा, हर बंदे को अपनी औकात के हिसाब से चलना तौबा चाहिए। तौबा तौबा तौबा। अच्छा, तो बताओ मुझे। अच्छा जी, हाँ। सबसे पहले लोडेड फ्राइज़ के लिए मैंने फ्राइज़ को इधर फ्राई करने के लिए रख दिया। अच्छा, ये सिंपल मैंने रात को तकरीबन 1 kg आलू थे और उनको मैंने ना ब्लांच कर लिया था। लाइक 70% जो है फ्राइज़ को रेडी कर लिया था और रेडी करने के बाद उसको लाइट हल्का सा बिल्कुल नमक और कॉर्नफ्लावर लगाकर उसको मैंने रख दिया था, ताकि जो है अच्छे तरीके से जब हम उसको सुबह फ्राई करें तो हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, लेकिन इधर मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, जब आप हल्का सा मैदे की कोटिंग करते हैं जी। नॉन स्टिक में भी ये चिपकना थोड़ा शुरू हो जी, जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सो अगर आप फ्राइज़ को डाल के ना थोड़ी देर अपनी कोटिंग को पक्का करने दें, जी, वो जो कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो इससे बड़ा फर्क हाँ। पड़ता है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस वाली की थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा है, तो हम इसको इस साइड पर मैं कर देती हूँ, आप छोड़ो, आप आगे बताओ अब हमने करना क्या है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि ये जो पैन है इसको इस पर रखेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये चिकन। अच्छा, ये बेसिकली चिकन हम कुक करेंगे। इसमें ऑयल डालना है? मैंने डाला हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर हमने इसी तरह as it is? जी बिल्कुल पूरी? एज इट इज़, हाँ जी। इसके अंदर मैंने ऐड किया है बिल्कुल छोटे साइज़ के जो है मैंने चिकन को कट कर लिया था। उसके अंदर मैंने सोया सॉस, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, नमक और ब्लैक पेपर और साथ में जो है थोड़ा सा विनेगर डालकर अच्छी तरीके से जो है उसकी मैरिनेशन कर ली थी। मैरिनेशन के बाद अगर अच्छा है कि अगर आप उसको ओवरनाइट मैरिनेशन करें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, लेकिन मिनिमम हाफ एन आवर की जो इसको ज़रूरत है मैरिनेशन की। तो मेरा तो मशवरा हमेशा ये होगा, जैसे आपने लंच पे बनाना है, बिल्कुल आपको पता है कि आपने कल लंच पे बनाना है, थोड़ी सी बंदा अगर तैयारी से चले तो उससे बेहतर होता है। आपको पता है आपने लंच पे बनाना है, आपने सारी मैरिनेशन चिकन बीफ जो भी चीज़ें आप साथ साथ बना रहे हैं उन सबको आपने एक साथ जो है वो मैरिनेट कर दिया। आपने बोल्स में डाल के या प्लास्टिक के डब्बों में डाल के उसको फ्रिज में रख दिया रात को। बिल्कुल, सुबह आपने बना लिया, शाम को बना लिया, मतलब थोड़ी सी और प्री प्लानिंग पे इसका जो चिकन यार फ्लेवर बड़ा मजे का हो बिल्कुल, जाता है। इसका चिकन जो है आप थोड़ी देर पहले मतलब एक रात पहले कुक करके भी रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आपके पास एक ड्राई हो चीज़ होना जाती है। चाहिए। हाँ अच्छा, इसके अंदर जो है मीट की चॉइस फिर आपकी अपनी पर्सनल है। आप चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो बीफ के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, सी फूड भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक अगेन जब आपने फ्रेश आलू यूज़ करने हैं तो बस थोड़ा सा कि उनका चिपके ना, उसको अलहदा करके आपने फिर पैन में से चम्मच निकाल लिया। जितना ज़्यादा उसको उसको चम्मच मारेंगे उसकी स्टार्च ब्रेक होगी। वो जो रेडीमेड चिप्स होते हैं वो फ़र्क होते हैं, बिल्कुल वो फ़र्क होते हैं। और उससे जो है, क्योंकि थोड़े दिन पहले हम एक शो में भी बात कर रहे थे कि वो खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते, तो बेहतर यही है कि आप जो है घर में खुद से आलू को जो है, जैसे आपको मैंने बोला कि 70% जो है आप उसको ब्लांच कर लें। ब्लांच करने के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगाकर आप उसको जो है वो फिर सेट करके रख दें, उसको फ्रीज़र में रख दें ताकि उसका जो कुकिंग टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और वो थोड़े से स्टिफ हो जाए। फिर जब आप उसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है फ्राइज़ क्रिस्पी होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो जाएगी वो वेजिटेबल्स जाएंगी। इसके अंदर कैप्सिकम है, इसके अंदर जो है अनियन है। आप थोड़ा सा चिकन के अंदर ऐड करते, थोड़ा सा आप बिल्कुल रहने दीजिएगा, हाफ ऐड करते हैं बस, और ये बहुत अच्छा सा जो है इसका एक फ्लेवर आएगा। अब ये दूसरी साइड पे जैसे ही हमारे पास स्टोव फ्री होता है तो हम इसकी चीज़ी वाइट सॉस रेडी करेंगे, जिसके साथ बेसिकली हमारे लोडेड फ्राइज़ के अंदर जो एक सॉस होती है वो रेडी होगी। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए तकरीबन हम 1 से 2 टेबलस्पून बटर लेंगे। ये लोडेड फ्राइज़ का है ना जी, लोडेड फ्राइज़ की जो चीज़ सॉस बना रहे हैं उसके लिए होगा। तो उसके लिए 2 टेबलस्पून हम बटर यूज़ करेंगे, उस पर 2 टेबलस्पून मैदा जाएगा, 1 ग्लास इसके अंदर दूध का जाएगा, साथ के अंदर इसके अंदर 1 ग्लास पानी का जाएगा और नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब जो है चेडर चीज़। तो ये सिंपल, उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद मैंने अवन को प्री हीट किया हुआ है 250 डिग्री के ऊपर वाली जो उसकी क्या कहते हैं ग्रिल है उसको ऑन किया हुआ है मैंने, और बस सिंपल ये रखेंगे और उसके बाद जो है ये बेक हो जाएंगे। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे सिर्फ हमारी चीज़ मेल्ट होनी है। आपने इसको ज़्यादा देर जो है वो कुक नहीं करना उसके अंदर, क्योंकि जो है वो फिर आपके फ्राइज़ और बाकी सब चीज़ें जो है ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से काफ़ी सॉगी हो जाएगा।
तो ये टाइम का थोड़ा सा आपने मैनेज करना है। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर जो है मैं हनी विंग्स की भी तैयारी कर लेते हैं जितनी देर में हमारा चिकन रेडी हो रहा है। ये चिकन तो मुझे लग रहा है कि हमारा रेडी हो ही गया है। हाँ, बस और आप अगर इसको 1 आध मिनट कुक कर लें। आप तब तक रेसिपी बताएं और मुझे बता दें आपको फ्राई पैन कौन सा चाहिए नेक्स्ट। अच्छा, हम इसी में ही फ्राई करेंगे। जैसे आप फ्राइज निकाल देंगी तो मैं इसके अंदर, अच्छा ये हनी विंग्स के लिए मैंने स्किन वाला चिकन लिया है। नेबलेट्स बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं विद स्किन। हम उसका जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें जो लास्ट पार्ट है वो हम रिमूव कर देंगे और इस तरह से जो है विंग की एक शक्ल जो है वो निकल आएगी इस तरह के हमें। अच्छा, अगर स्किन के विदाउट स्किन भी मिल जाए तो वो हो जाता है, लेकिन स्किन के साथ जो है हनी विंग्स की एक जो टेक्सचर और एक जो लुक निकल कर आती है वो बहुत, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है सोया सॉस है, इसके अंदर सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी रेड चिली क्रश ऐड की है। इसके अंदर सोया सॉस है, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस डालकर मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी है। ये भी मैंने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब इस साइड के ऊपर मैदा लेंगे, इसको मैदे के अंदर कोट करेंगे। कोट करने के बाद जो है हम जैसे ही यहाँ पे ऑयल फ्री हो जाएगा तो मैं इसके अंदर इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे और दूसरी साइड पे जो है जुगन आप मुझे हेल्प करेंगी और वो सॉस बनाएंगी इसकी। अच्छा, जो मैं ये रिमूव कर लूँ? हाँ जी, ये मैं कहाँ आपको प्लेट देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी साइड पे अब आप इसकी चीज़ सॉस रेडी कर लें। तो चीज़ सॉस के लिए यहाँ पे पैन ले आएंगे एक। ये पैन, अच्छा, इसमें बना लेंगे। ठीक है, इसमें डन हो गया। ये आपकी हो गई चिकन। मैं चाह रही हूँ कि एक एक चीज़ ना हमारे व्यूअर्स को नज़र आए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेप्स। होता ये ना कि स्टेप्स रह जाते हैं बीच में, लोगों को अंडरस्टैंड लोग। अच्छा, ये हमने वो 1 टेबलस्पून, ठीक हो गया। और 1 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर ऐड करेंगी मैदा। हाँ जी, इसके लिए मैं एक लकड़ी का चम्मच पकड़ूंगी जी, क्योंकि उसके लिए, हाँ। और 1 टेबलस्पून बिल्कुल हम थोड़ी सी चीज़ सॉस बनाएंगे और उसके साथ जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर का बेसिकली बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है और उससे क्या होता है कि आपका जो सॉस है वो बड़ी ही मज़ेदार और एक थोड़ा सा चिकन वाला उसके अंदर जो है वो फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। एक सेकंड थोड़ा सा ना, अच्छा एक चीज़ हल्का सा ना इसको वो पकने दिया करें मैदे को, ताकि थोड़ा सा ना उसका टोस्टेड फ्लेवर आ जाए। वो हल्का सा जब टोस्ट हो जाता है ना तो उसका एक जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लाइन जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर और उस साइड पे मेरे पास पड़ा हुआ है दूध ये वाला डालना है ना? जी, दूध ये वाला डालना। इसमें अब जाएगी ब्लैक पेपर थोड़ी सी 1/3 टीस्पून के करीब और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। अच्छा, क्योंकि सारी चीज़ों में सॉल्ट है तो आपने बहुत बैलेंस करके जो है वो अपनी चीज़ें ऐड करनी है ताकि जो है वो फ्लेवर उसमें बहुत ज़्यादा ओवर पावर ना करे। इस तरह फिर सॉस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसमें बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए ना, ये सॉस बनाने का व्यूअर्स एक तरीका है। आपने इसको एज इट इज़ अगर बनाने की कोशिश करेंगे ना, इसे जान के मुझे वाइट सॉस दिए क्योंकि उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। मैं भी बेटा जितनी दफ़ा बना चुकी हूँ ना ये वाला सॉस अपने बच्चों के लिए कि आप बहुत अच्छी सॉस बनाएंगे। अच्छा, जिनसे नहीं बनाई जाती ना इस तरह करके, उनके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप इसको बना के ना ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद उसके बाद एक और भी चीज़ कर दें, आप उसको स्टेन क्योंकि ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। बिल्कुल, आप उसको स्टेन कर लें तो वो बिल्कुल जो भी लम्स होंगे वो सारे लम्स जो है उसमें से निकल जाएंगे और आपके पास एक बिल्कुल। अब ये देखें ना, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर इसमें ये सारा मिल्क ऐड कर दें और थोड़ा सा हाफ ग्लास के करीब जो है आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर दें और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ जो है चेडर चीज़। वैसे मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है हमें इतने पानी की उसके अंदर। और इस तरह से जो है हमारे ये तकरीबन लोडेड फ्राइज़ की ऑलमोस्ट रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। ऑसम। चीज़ डालनी है बस अब इसमें। बिल्कुल।
अच्छा नेक्स्ट आप मुझे बताएं, अब नेक्स्ट किस चीज़ की तरफ जाना अब मैं नेक्स्ट जा रही थी कि कोटिंग करने के लिए विंग्स की, तो मैंने आपको मैरिनेशन विंग्स की बता दी है। सिंपल सोया सॉस है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और साथ में जो है इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस ऐड की है, चिकन पाउडर एज इट इज़ जाएगा इसके अंदर, ब्लैक पेपर जाएगी। मैरिनेशन करके अच्छे तरीके से आपने अपनी चिकन को कोट करके रख देना है, ओवरनाइट इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ भी ऐड नहीं की और ना ही मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करूँगी। सिंपल हम क्या करेंगे, बस इस तरह से जो है इसकी कोटिंग करेंगे, और कोटिंग करने के बाद जो है मैं इसको इस तरह से, अच्छा कोटिंग करना ज़रा थोड़ा सा एक पार्ट है कि आप है? अक्सर जो है ना विंग्स फट जाते हैं। जी बिल्कुल, इसको जो है आप बिल्कुल लाइट हाथ से कोटिंग करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं। हम ये कोई क्रिस्पी चिकन नहीं रेडी कर रहे, हमने इसको बिल्कुल एक जो मैदे की कोटिंग है वो बिल्कुल लाइट कोटिंग देनी है। तो इस तरह से जो है आपने इसको लाइट से, और फिर एक्सेस जितना भी इसका जो इसके ऊपर मैदा है वो सब आपने जो है वो डस्ट कर लेना है, इससे उतार लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा उस पर कोटिंग होगी तो वो फिर उतना ज़्यादा जो है वो मज़ेदार जो है वो आपके नहीं लुक क्रिएट होगी। अच्छा यू वांट चीज़ इन हियर? हाँ जी बिल्कुल, चीज़, हाफ चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लाओ, इसीलिए ना मैं हाथ पहले वॉश कर लेती हूँ, उससे आसानी ये हो जाती है। अच्छा अभी ये सॉस कहाँ रखूँ, क्योंकि इसको चूल्हे पे वापस हाँ रखा जी, तो ये बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम बस ये जैसे ही फ्राइज़ हमारे रेडी हो जाते हैं तो हम इसको जो है असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। और इधर हमने अब मज़ीद क्या बनाना है? मज़ीद अब आप ऐसे करें कि अब आप जो है क्योंकि आपकी वो तीसरी हनी भी- विंग्स की अब सॉस रेडी कर लेते हैं। हनी विंग्स के लिए आप ये वाला पैन ले लें। विंग्स के लिए ये पैन आ गया जी। अच्छा हनी विंग्स इसमें करना चाह रही हूँ फ्राई? जी, हनी विंग्स जो है फ्राई में उसी में कर लूँगी, और सॉस जो है वो हम सॉस इसमें से हम रेडी कर उसमें लेते हैं। ready- थोड़ा सा बिल्कुल मुझे एक इतना सा ऑयल चाहिए। अच्छा डू यू वांट मी टू टेक आउट द फ्राइज नाउ, ताकि एक दफ़ा रीफ्राई कर लो बाद में या नहीं? हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर आप इसी एक ही दफ़ा ही कर लें इसको, और तो वो हो जाएंगे, इसी में ही क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है डन है। हाँ, अब दूसरी साइड ये भी एक ऑप्शन होता है कि हाँ। आपने हाफ, क्योंकि जब आप फ्रेश फ्राइज बना रहे होते हैं तो उनके क्रिस्पीनेस का इंसान को होता है, तो आपने फ्राई कर लिया जी, और थोड़ा सा रेस्ट दे दिया और उसके बाद दोबारा से इसको फ्राई कर लिया। इस तरह से जो है सारे विंग्स को मैं कर दूंगी कोट, और दूसरी साइड पे जैसे ही ये मैं आपको एक light दफ़ा से- दिखाना चाह रही हूँ, ये इस तरह का होना चाहिए बिल्कुल। सॉस की कंसिस्टेंसी। ये देख बिल्कुल स्मूथ। इट शुड बी स्मूथ, इफ इट्स नॉट स्मूथ देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और ये देखें ये कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हमने इसमें क्या डालना है, जो हम अपने विंग्स वो बना रहे हैं अब अपने? इसमें आप ऐड करेंगी सबसे पहले ये ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज? जी, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगी, और ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगी जो ये हनी है। एक सेकंड पहले ज़रा सा उसको जी, निकलने दो उसकी मिर्ची। हाँ जी। अच्छा और इसमें क्या डालना है फिर हमने? हनी डालेंगे, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे। टॉस करने के लहसुन बाद नहीं डालना इसमें? नहीं, इसके अंदर बिल्कुल भी लहसुन की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन चिलीज हमने उसके साथ कर दी ना, क्योंकि हनी के साथ हमें थोड़ा सा माइल्ड उसको चाहिए, तो हम इसके साथ जैसे ही ये हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर डाल देंगी हनी, और साथ में आप इसके अंदर ऐड कर देंगी ये सोया सॉस। सारी डालनी है? नहीं, बस बहुत है, बहुत। साथ में इसमें जाएंगे सेसमी सीड्स, ठीक है। थोड़े से और, बस। और ये सारी सोया सॉस आप इसमें ऐड कर देंगी। सारी सोया सॉस? जी, सो ये अब हम अपने विंग्स का सॉस बना रहे हैं। व्यूअर्स जी। हर चीज़ साइमल्टेनियसली साथ साथ हो सकती है अगर आप तरीके से करना चाहें तो। और ये इसमें जाएगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट आपने बैलेंस करके जो है वो ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी रेड चिली क्रश वाली ऐड करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि थोड़ा स्वीट एंड स्पाइसी वाला फ्लेवर देने के लिए। दैट्स इट। इसमें नमक कुछ नहीं चाहता? मैंने डाल दिया नमक। अच्छा बस, तो ये जो सॉस है ये बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है, और आपको इसको इतना ही लिक्विड ही रखना है, क्योंकि जैसे ही ये हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम इसको विंग्स को अपने उसमें डाल देंगे। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट जो है फ्राइज़ अगर हो गए हैं तो फिर आप इसको निकाल लें, और फिर हम इसको अपनी अगली आपको रेसिपी। एक दफ़ा इसको रीफ्राई करना होगा, वो हम एंड में जब दिखाएंगे चीज़ें तो जी। उस वक्त आप एक दफ़ा रीडू कर लेना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इनको मज़ीद में जो सारी विंग्स वाली बात जो है ना वो
क्लियर हो जाए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, तो ये होगा। और अच्छा, एक और आपने डिश रखी हुई है, वो किस चीज़ जी, की? वो डायनामाइट चिकन है। और डायनामाइट चिकन के लिए जो है वो भी फ्राई होती वो है। भी फ्राई होगा सेम इसी तरीके से जो है आपने अच्छा, उसकी सॉस जो है वो बड़ा ही इजी है बनाना, आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है वो बिल्कुल भी। आपने उसमें मायोनीज़ ऐड करनी है, उसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जाएगी, उसमें थोड़ा सा हनी जाएगा, सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा और रेड चिली जो क्रश वाली है वो ऐड करेंगे। अच्छा, क्योंकि डायनामाइट है उसकी स्पाइस लेवल अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको कितना स्पाइसी पसंद है, वो आप उस हिसाब से जो है उसके अंदर डालने शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, तो वो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो ये जले गए विंग्स। अच्छा, विंग्स ऑलरेडी रेडी है ना? जी बिल्कुल, विंग्स को जो है मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और अब जो है मैं बस इसको कोटिंग किया और अब आप इसको फ्राई करेंगी। वही 7 to 8 मिनट्स इसका टाइम होता है फ्राइंग का। और ये उसके बाद जो है हमारे विंग्स रेडी हो जाएंगे। और डायनामाइट चिकन की अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। उसके लिए बोनलेस चिकन हम यूज़ करेंगे। और बोनलेस चिकन के अंदर जो है आप रेसिपी बताएं। जी, बोनलेस चिकन के अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं और मस्टर्ड पेस्ट डालकर और थोड़ी सी सोया सॉस डालकर इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। अच्छा, चिकन की जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, थोड़ी सी क्यूब्स हम थोड़े बड़े साइज़ की यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें मीट की चॉइस जो आपकी अपनी पर्सनल है, आप चाहें तो उसके अंदर जो है आप इसको प्रॉन्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायनामाइट प्रॉन्स भी सेम प्रोसीजर से ही रेडी हो जाएंगे। तो सिंपल आपने इसको मैरिनेट करके इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपने इसको मैदा और कॉर्नफ्लावर का एक बैटर हम अभी रेडी करेंगे, उसके अंदर आपने इसको कोट करना है। अच्छा, इसमें मैंने एक अंडा भी ऐड किया है। उसके अंदर कोट करने के बाद सिंपल हम उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है मायोनीज़, केचप, चिली गार्लिक सॉस और साथ में हनी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्चों के साथ उसकी एक सॉस रेडी करेंगे। सॉस रेडी करने के बाद जो हमारा फ्राइड चिकन है उसको उसके अंदर टॉस करेंगे। टॉस करने के बाद जो है उसको जो हमारा आइसबर्ग है, आइसबर्ग को हम छोटे जिस तरह से ये बाउल है, इस तरह के बाउल्स के अंदर जो है हम डायनामाइट चिकन को जो है वो सर्व करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये थी कि आपने जब भी डायनामाइट चिकन बनाना है तो आपने उसको तब ही सॉस में ऐड करना है जब आपने राइट अवे उसको सर्व करना है। क्योंकि अगर आप उसको पहले ही सॉस में क्या कहते हैं टॉस करके रख देंगे तो वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगा और उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो बिल्कुल भी आपको क्रिस्पी फील नहीं होगी। हाय जी, मसाले नाकों में घुस गए, हजार और मामले हो गए, आंखों से पानी भी निकल आया। बिल्कुल, क्योंकि तुमने मुझसे काम करवाया। आप मुझे यकीन माने जिगन आप ही, मुझे इतना इजी लगता है ना, मैं इधर रहती हूँ आप उधर। नहीं तो मुझे से बेसिकली एक वक्त था जहाँ मैं शेफ थी और ये साथ में लगी हुई होती थी। एज इन मैं आके करती थी कि इधर आओ मैं करती हूँ। अब बिल्कुल हिसाब होते कहते गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई कि चल तू जा पका, मैं जब मैं उधर आती हूँ होस्टिंग में स्वाद मिट्टी करनी है, आस्ता आस्ता मैं इधर होती जाती हूँ और आप उधर। अच्छा, और बात में देखें इधर आई तरफ एक मैं आपको ब्रेक की तरफ जाते हुए जरा एक चीज दिखाऊं। इसकी जूती देखें, ये कोई इंसान के बच्चों वाली जूती है। अच्छी वैसे कंफर्टेबल जूती तो मैंने क्या कहा है, होस्ट ये मुझे देखो मैं सुकून में, हेलो, मुझे पता था मैंने किचन में काम करना है। चलो अब हम अपना काम खत्म करते हैं। विंग्स बाय द वे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आर हाफ वे डन। इनको अच्छे से करके उसके बाद इसको इसमें टॉस कर देंगे। विंग्स भी रेडी, चिकन रेडी फॉर लोडेड फ्राइज। एंड में आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। लेकिन जो भी कहता है कि घर मेहमान आते हैं एकदम से और समझ नहीं आती क्या करें, सॉरी, घंटे डेढ़ के अंदर हर चीज़ बन सकती है और आजकल हर चीज़ बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करके सौदा भी मंगा लेता है। बिल्कुल ऐसा ही। सो यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन होगी। दिन की मुनासबत से ये ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल यूज़ ऑफ ड्रग्स, दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सो इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में और इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। वही बात जो हम हमेशा बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, जिस दिन हम ये तस्लीम कर लेंगे कि नशा करना, चाहे वो शराब का नशा हो या वो दूसरे कोई नशे हों। अब दूसरे नशों में बाय द वे सिर्फ ये चीज़ नहीं इंक्लूडेड कि आपने चर्च पी ली या किसी ने कोकेन या हेरोइन या कुछ कर लिया, उसमें एक तीसरी चीज़ भी आ जाती है और वो है वो दवाइयाँ जो आप फार्मेसी से जाके ख़रीदते हैं, जिनकी कॉम्बिनेशन बना के लोग लेना शुरू कर देते हैं, कोई दर्द के लिए, कोई नींद के लिए, कोई किसी और चीज़ के लिए, और उसकी भी एडिक्शन हो जाती है। व्यूअर्स, एडिक्शन एक बीमारी है, लेकिन
एडिक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? अगर आप उसको प्रिवेंट कर जाएं, यानी कि वो चीज़ हो ही ना, तो हम तो एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं तो इलीगल, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ग्रोह बनाए हुए हैं, ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनसे उन्होंने एक पूरी नेटवर्क बनाई हुई है। जैसे पुराने ज़मानों में हम इंडियन फिल्मों में और उनमें देखा करते थे, हॉलीवुड की फिल्मों में, स्कारफेस वगैरह में, कि एक पूरा गैंग है और वो ड्रग्स बेच रहा है। तो भाई वो कहाँ से आती हैं चीज़ें? ज़िंदगी से ही आती हैं ना। जो चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं की एक्सट्रीम वर्जन बना देते हैं। वो उस ज़माने में एक्सट्रीम लगता था, आजकल वो चीज़ नॉर्मल आम है। क्यों और कैसे हम इसको रोक सकते हैं? जो लोग इसके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, जो ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ दिन रात एक करके हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को महफूज कर रहे हैं, इन पे तो वैसे ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे मुल्क में 60-70% अवाम तो यूथ है और 90% जब ड्रग के इस तरह के मसाइल आते हैं या ड्रग अब्यूज़ के केसेस आते हैं तो वो यूथ है, या वो मसला यूथ में शुरू हुआ था और अब मुक नहीं रहा। सो जो लोग हमारे मुल्क के बच्चों को, हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे भाई राजा तारिक कयानी हैं, जो ड्रग डिमांड रिडक्शन हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक फोर्स के डायरेक्टर हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज हमारे साथ हैं तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। आपको पता है आपको हम छोड़ते नहीं हैं, जी, जी, जब भी कोई ऐसा मौका होता है हम आपको तंग ज़रूर करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें मौका देते हैं। और भैया आपके साथ प्यारी सी, लग तो खैर ज़्यादा आप मॉडल रही हैं, लेकिन चले बता देते हैं कि हमारी बहुत ही ब्रिलियंट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है मीडिया सेल की, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की। अस्सलाम वालेकुम प्यारी, कैसी हैं आप नौरीन? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं जब आई ना अंदर तारिक साहब नौरीन, तो मैं देख रही हूँ और मैंने कहा बिल्कुल अच्छी सी है, लेकिन बात यह है कि जब हमारी यंग जनरेशन के जो लोग एक्चुअली यूथ से इंटीग्रेटेड हैं, वो जब इस काम में आएंगे प्रोटेक्शन के और प्रिवेंशन के, तो जो नॉलेज कवल के पास है तारिक भाई वो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है, क्योंकि शी हैज़ अ पल्स ऑन यंग पीपल। जी जी बिल्कुल। सो आज का दिन मनाने का मकसद, इंटरनेशनली छोड़ दें, पाकिस्तान में आज के दिन मनाने का मकसद आपकी नज़र में क्या है? देखें, मकसद तो सेम ही है जो इंटरनेशनली हमारे मुल्क का है, और वो है इस वक्त मंशियात एक आलमगीर मसला बन चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी, और यूथ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है, उसमें बेशुमार रुझुआत हैं। अब उनको आगाही देने के लिए ये एक दिन UN ने मखसूस किया, यूनाइटेड नेशन ने, और 26 जून का। तो इसमें हम मैक्सिमम एक्टिविटीज़ करते हैं, मैक्सिमम इसको वैसे तो पूरा साल हम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिकली फोकस, जैसे बाकी दिन हैं, वालद का दिन है, वालदा का दिन है, या और विमन डे है, तो स्पेसिफिकली फोकस करने के लिए कि और ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट करने के लिए दिन मनाते हैं हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मंशियात के ख़िलाफ़, इसके नुकसानात के ख़िलाफ़ दे सकें। कवल एज ए यंग पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहूँगी आज के दिन के मुनासबत से। बिल्कुल, जैसे सर ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को डिफ़ाइन किया है। एज ए यंग पर्सन मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे मैंने ऐसे यंगस्टर्स को देखा है कि उनमें अवेयरनेस आ रही है। हम जैसे अभी कुछ देर पहले वो कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहे थे, अब पेरेंट्स के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने बच्चों के साथ खुल के बात कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो शायद आपके टाइम पे या कुछ और लोगों के टाइम पे पेरेंट्स ने नहीं बताई, लेकिन कवल बेटा एक बात, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज माई किड्स, सो आई वुड लाइक टू से एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट। अगर बच्चों को अवेयरनेस और पेरेंट्स को अवेयरनेस आ गई है बात करने की, तो मसला ये कि बच्चों, आई एम सॉरी, मैं जब तक कनाडा नहीं गई थी और मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं किया था, ग्रेजुएशन के बाद जाके पता चला कि कोकेन मिल सकती है किसी, कनाडा में भी, देखिए पूरी दुनिया में आपको मिल जाते हैं ड्रग्स, लेकिन कि मिल सकती है। तो फिर पूछा कि ये क्या होती है, फिर पता चला कि जी पाउडर होता है, ये होता है, ऐसे होता है। मतलब 25-26 साल की उम्र पे जाके पता चला था कि ये क्या है। पहले हमने छोटे होते चर्च का ही नाम सुना था, क्योंकि माँ बाप कहते थे क्या गंदा नशा है गया कि लगे सिगरेट पींदे ने ते नशे भी, फिर चरसा भी पीनी शुरू। तो ये बचपन में सुनी मीठी बात है, अवेयरनेस इतनी थी कवल जी। अब मसला ये कि अवेयरनेस ड्रग्स के बारे में इतनी आ गई है कि लोगों को और एक्साइटमेंट हो गई है। जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे ड्रग्स की अवेयरनेस आई है ना, वहाँ पे इसके कुछ बुरे असरात हैं, कुछ नुकसानात हैं, उसकी अवेयरनेस अब लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ जी। अब मेन पॉइंट भी यही है, इस दिन का मनाने का मकसद ही यही है कि इसके जो इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने खूबसूरती की बात की, पहले हम खूबसूरती की बात कर लेते हैं। एक इंसान, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को बड़ा मुनफरिद बनाया है,
एक इंसान के लिए सबसे बड़ी मेरे ख्याल से एक प्रिविलेज यही है कि उस जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। माशाल्लाह। आप ये देखें कि अगर एक इंसान ड्रग्स लेता है, वो नशा करता है, आप देखिएगा उसके चेहरे के खदोखाल चेंज हो जाते हैं, उसका चेहरा खराब होने लग जाता है, दांत गल जाते हैं, मुंह attraction लटक खत्म जाते हो जाती हैं, है। वो जो कहते हैं ना नशइयों वाली शक्ल, जी। आपकी नशई वाली शक्ल हो जाती है। बिल्कुल। भाई जो सिगरेट बहुत पीते हैं व्यूअर्स, स्मोकर्स, दांत खराब, चेहरा खराब, ये तो सिर्फ निकोटीन है। जब तुसी बाहर के कुछ पियोगे या आप कोई चीज़ अपनी, मैं उस दिन ये इस पे बड़ी, कल जब हमने डिसाइड किया ना कि आज हम इस तरीके से तारीफ शो करेंगे 2 दिन पहले, तो मैं यही सोच रही थी कि भाई क्या क्या तरीके हैं। टीके लगाते हैं लोग, उधर निशान बन जाते हैं जख्म। मैंने ऑनलाइन जाके जब देखनी शुरू की, कवल आप जो कह रही हैं उससे तो इतनी ज़्यादा ड्रॉनी लोग एक्चुअली हॉरर मूवी में जैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, बिल्कुल। हॉरर मूवी में ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वैसे लगने शुरू हो जाते तो आप देखिए कि देखिए, कौन सा सबसे- इंसान है जो अपने आप को खूबसूरत नहीं, जो नहीं चाहता कि मैं खूबसूरत नज़र ना आऊँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसके बाद आप देखें कि इसके आपके ज़हनी तौर पे क्या असरात होते हैं, आपकी ज़िंदगी पे, आपके रूहानी असरात, आपके जिस्मानी असरात, और उसके साथ जब हम आपकी फैमिली को कनेक्ट करते हैं, हम अपने फैमिलीज़ को देखते हैं, हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, आप ये देखिए फिर वहाँ पे कितने बुरे असरात पड़ते हैं। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं की जा रही है। ज़िंदगी में सेहत है तो सारा कुछ है। आप सेहत है तो उसके बाद बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। तो प्राइमरी चीज़ तो मंशियात के इस्तेमाल से सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपका जहनी जिस्मानी सेहत ख़राब होती भैया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक वक्त होता था लोग कहते थे चर्च में इतनी क्या बड़ी बात है। क्या आपको पता है कि व्यूअर्स चर्च हो गया या वीड हो गया, या वो जो इसकी जो सारी बहनें हैं, बहन भाई बांग बूंग, ये सारी चीज़ें आई थिंक एक उसमें आ जाती हैं गांजा ना। हो गया अब जब आप इन चीज़ों की बात करते हैं, आपको पता है कि ये आपके दिमाग में सुराख बना रहे होते हैं, आपके ब्रेन को, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, आपके दिमाग को साड़ रहे होते हैं। Dry इट हो स्टार्ट्स जाता बर्निंग। कोकेन, हेरोइन, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को, जैसे सोचें कि आपने इसको गलने के लिए डाल दिया किसी ऐसी चीज़ के अंदर। जी, जी। राइट के बिल्कुल। रॉन्ग? हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर दिमाग गल जाएगा तो क्या आप गुफ्तगू करेंगे? लोग कहते हैं कि आजकल डिमेंशिया बहुत ज़्यादा हो गया, अल्जाइमर्स बहुत हो गया, पार्किंसंस बहुत हो गया। व्यूअर्स, ये तीनों मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो आगे जाके ज़िंदगी में होती हैं, जब आप इन लोगों की हिस्ट्री को चेक करते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने चरसें, सिगरेटें और नशे और शराब में ज़्यादा अपने वक्त गुजारा, या बचपन में की ये चीज़ें, बिल्कुल। उसके असरात रह गए, और आगे जाके आपका दिमाग जो है 60-70 साल की उम्र पे काम करना ही छोड़ गया। और पहले Psychological के ट्रेंड्स में, complications। और अब के ट्रेंड्स में बहुत फ़र्क है। हम न्यू जनरेशन को ही देख लें, जो ये सिंथेटिक ड्रग्स है ना, ये सबसे ज़्यादा गोलियां खतरनाक खा लेते हैं भाई, गुर्दों का और तुम्हारे जिगर का, गुर्दा और जिगर बर्बाद हो जाता है क्योंकि फिल्टर है आपका, आपका मसाना, यानी कि आपने अपने अंदर एक तेजाब या एक केमिकल ऐसा डाल दिया जो अंदर से आपको जला रहा है, जी। दिमाग को जला रहा है, तो कवल जी फिर जिस्म को भी अंदर से खराब बिल्कुल करेगा। ऐसा है। आप नौजवानों की बात करती हैं तो आप देखें कि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हमारे यंगस्टर्स आइस का नशा लेते हैं या इस तरह के सिंथेटिक कौन से ड्रग्स का? आइस। आइस जो आइस, हाँ आइस, आइस का आइस नशा बहुत लेते हैं। कॉमन। कोई 8-9 साल पहले मेरे बच्चे के स्कूल में आइस पकड़ी गई थी। हाँ, ये कोई 10-12 साल पुराना ही मेरा तो त्राह ही निकल गया, मैंने स्कूल ही चेंज करा दिया। लेकिन बात यह है कि कितने स्कूल चेंज कराएं सर? जी जी बिल्कुल। ओके, यहाँ पे अब आपकी बात आ जाती है तारिक साहब, क्या कहाँ से शुरू करें? मतलब आप समझ रहे हैं कि कहाँ से इस मसले का हल ढूंढना शुरू करें? ये बताएं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है और फिर आप उसको काउंटर कैसे करें? जी 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 सर। देखें, ऑन ग्राउंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जैसे अभी कमल ने जिक्र किया सिंथेटिक ड्रग्स का, जिसमें आइस सर फहरिस्त है इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा, सिंथेटिक ड्रग्स समझाएंगे मुझे? जी, ड्रग्स पहले प्लांट बेस्ड होती थी, पौधे जैसे शौधों में से पौधों भांग शौधों से भूंग बनती है वो। थी, 400 की है जी बिल्कुल, इस तरह अफीम होती थी या कोकेन होती थी। तो फिर ये बाद में केमिकल्स के बनना शुरू हो गए हैं, यानी अब आसान हो गया, एक छोटी सी लेबॉर्ट्री चाहिए आपको और केमिकल्स चाहिए, आप उनको मिला के ड्रग्स बना लेते हैं। तो ये डेंजरस एलिमेंट ये है कि ये आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम पहले बताते थे फलां मुल्क में हो या वहाँ से आ रही है। MDMA। आप किसी मुल्क के अंदर MDMA एक्सटेसी टैबलेट है ना, MDMA दैट इज़ एक्सटेसी टैबलेट, जो ये अमूमन कहते हैं लें और आप थकेंगे नहीं और साथ जागते रहेंगे और डांस करते रहेंगे और इस नाचते तरह के रेव रहेंगे, पार्टीज वगैरह के लिए नाचते रहेंगे। रेव वाली ड्रग। यस। एक बात बताएं, जी जी आपको सब चीजों का पता होता है, आप लोगों को रेवों का नहीं पता होता, क्यों? देखें ये नहीं, मैं एक बड़ा वैलिड आपसे सर सवाल पूछ रही हूँ। जहाँ पता चलता है हम वहाँ रेड भी करते हैं, कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं आपको पता चलता? जी, वो घरों के अंदर और साथ वालों को पता होता है क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आती फोन किसको करें। वो हमारी हेल्पलाइन है 1415। ये मैं इधर आना चाह रही जी, थी जी। कि मेरे जैसा बंदा, जी, अगर मुझे पता है कि 6 घर दूर एक तमाशा चल रहा है, जी, जी। अंदर बाहर लड़के लड़कियां जा रहे हैं, शोर ऊंचा, म्यूजिक। मैं इसी तरह एक एयरबीएनबी में ठहरी हुई थी कराची में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ। 4 घर आगे कोई यब चल रहा था
ओ भाई 4 घर दूर मैं अपनी बच्ची नूर को सुला नहीं पा सक रही थी। इसका मतलब कि सारा सुन रहा था, मतलब सारा मोहल्ला सुन रहा था। जी जी। तो मैं बाहर निकली हूँ तो बाहर ना गार्ड खड़ा हुआ था साथ वाले घर का। मैंने कहा भाई हम यहाँ पे ठहरे हुए थे कि सुकून में रह सके, इतना शोर चल रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? कहते बीबी फ़ोन किया आगे से पुलिस को। जी जी। आप वो आए हैं, हाँ जी, उनके वो आए हैं बाहर आके, उनके कि कोई बड़े हैं, उन्होंने आके डांट ढूंढ के उनको कहा कि जी हमारा घर है, जो है आपको मसला है आप लेके आए। जी, हमारे केस में ऐसा नहीं होगा। 1415 पे पूरी सिक्रेसी आपकी रखी जाएगी, कॉन्फिडेंस के अच्छा, साथ आप कॉल कर सकते हैं। 1415 ये टोटल नंबर है, ये हमारा नंबर है। 1415। आपको अगर पता चलता है कोई नशा कर रहा है जी, कोई आपके इर्द गिर्द ऊटपटांग चीज़ चल रही है, आपको डाउट हो रहा है, ऐसे भी होता है कि कोई ऐसा घर होता है आपके हमसायों में, आपके इर्द गिर्द, जहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि बड़ी अजीब एक्टिविटी चल रही है। छोटी सी बात है, कोई बंदा बार बार लोग आते हैं दरवाजे पे, वो कोई चीज़ पकड़ाते हैं, साथ में पैसे लेते हैं या अंदर ले जाते हैं, फिर वही बंदा 2 मिनट बाद निकलता है, बंदे को समझ आ जाती है। जी जी, बिल्कुल। आप खुद ना कुछ करें लेकिन एटलीस्ट कॉल उनको तो कर दें, बता वो देना, safe उनका है। राइट है, वो आएंगे चेक करेंगे, अगर किसी ने कुछ नहीं गलत किया होगा तो वो छूट जाएंगे। बिल्कुल, हमारे विजिलेंस स्क्वाड हैं, वो फौरी तौर पर उसको आ जाएंगे चेक करने। 1415 1415 पे। सो अगर कहीं रेव या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हो व्यूअर्स, जो आई एम सॉरी, बच्चों ने अब मजाक बना दिया है, क्योंकि गोली खानी होती है वहाँ पे, क्योंकि शराब वराब नहीं होती, तो उनको होता है कि हम गोलियां शोलियां खा के कहीं जाके पागल हो जाएंगे, लेकिन व्यूअर्स डेथ हो जाती है। बड़ी दफ़ा आप लोगों ने केसेस सुने होंगे कि वो उनका 22 साल का बच्चा जो है वो उठा ही नहीं सुबह, जी जी, बिल्कुल, या ओवरडोज की बच्चे वजह को से। हार्ट अटैक हो गया। जी, यही तो सिंथेटिक मैंने ड्रग्स करोड़ हैं। कार्डियोलॉजिस्ट से बात की है कवल, जी। हर बंदा घूम के कहता है जी हमारे पास तो ऐसे कोई केसेस नहीं आए जो ये लोग कहते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे यंग लोगों को बेसिकली इन्होंने ड्रग्स ली हुई होती है और माँ बाप इज्जत रखने के लिए एक मामले को कवर दबा कर देते हैं, देते कह के कि बच्चे को हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक हुआ। अब ये तो नहीं कहेंगे ना मेरा बच्चा ओवरडोज की वजह से ड्रग की वो हो गया, उसको हार्ट अटैक हुआ है या देखिए जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं यही वो स्टिग्मा है जिसके लिए हम बात कर रहे थे अभी। जिस तरह से आपने बात की ना कि पेरेंट्स बताते नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। ये उन लोगों के लिए, देखिए ऐसे लोगों को ना मरीज़ कहा जाता है, वो मरीज़ ही होते हैं, वो पेशेंट होते हैं। यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक घर की भी जिम्मेदारी बनती है। हम एक टर्म यूज़ करते हैं रिलैप्स की, कि एक पेशेंट को ट्रीट किया, उसका इलाज किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो रिलैप्स हो लेकिन गया। कवल एक प्रॉब्लम है, देखो पाकिस्तान में ड्रग्स इलीगल है, राइट? मैं एक माँ हूँ, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मैं खुद अपने आप को इस पोजीशन में डालती हूँ, मेरा कोई बच्चा ड्रग्स में मुब्तला है, बाज नहीं आ रहा, मेरा सबसे बड़ा डर क्या होगा कि पकड़ा ना जाए, पकड़ा ना जाए। क्योंकि अगर कवल ने आके पकड़ लिया या तारिक भाई ने आके पकड़ लिया तो वो तो जेल चला जाएगा। इस डर से लोग नहीं बताते या उसको नहीं, मेरा सवाल बातें। ये है कि हम इससे बेहतर हल क्यों नहीं निकाल सकते कि अगर हम इस तरह पकड़ें किसी को, तो जिस तरह बाहर के मुल्क में रिहैब में डाल दिया जाता है, जी, जी। तो शायद ज़्यादा माँ बाप इस चीज़ के बारे में ओपन हो, क्योंकि अक्सर माँ बाप को पता चल भी जाता है तारिक भाई, वो मजबूर हो जाते मजबूर होते हैं हैं। कि क्योंकि उनको भी उनके बच्चों को पता होता है ना क्या जी, जी, करेंगे, क्या करेंगे। जेल तो नहीं भेजेंगे। सही है। सो इसके बारे में मैं चाहूंगी कि हम बात करें कि क्या हम बेहतर सिस्टम्स नहीं बना सकते, और जी, आप बिल्कुल। लोग क्या कर रहे हैं, ये हाँ ब्रेक जी। के बाद हम डिस्कस करेंगे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स हमारे मुल्क की क्या कर रही है। हम तो 1415 पे कॉल कर सकते हैं, ब्रेक के बाद फिर इनको बताएंगे कि 1415 पे कॉल करना है राब्ता करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, और अगर कोई अपने घर में ऐसा मसला है तो फिर उसको किस तरह हल करें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को ड्रग से अगर निकालना है तो उसको जेल में तो नहीं डालना ना। जी जी, बिल्कुल। सो इसका भी मैंने आपसे डिस्कस करना है ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Invest in Prevention हमारी थीम है आज की। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट एंड अकम्पलिश्ड माशाल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है नौरीन कंवल साहिबा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक्स बाइकर भी हैं। मैं इनसे यही कह रही थी कि आप इतने, मतलब देखो ना, एक बाइकर भी हो, बाहर निकलते हो, इतना एक्सपोजर, कभी खुद नहीं आप टेम्प्ट हुए? तो वही वाली बात ना कि मेरे इर्द गिर्द सब कुछ होता था लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं होती थी। बात अल्टीमेटली हमारे घर के माहौल पे आ जाती है, जो कवल ने भी मुझे एक्सप्लेन किया, ऑब्वियसली नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैम आपका माहिर नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सर तारिक राजा तारिक कियानी साहब ऑफ कोर्स डायरेक्टर हैं ऑफ द ड्रग डिमांड रिडक्शन हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एंड देन नौरीन कंवल साहिबा कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं मीडिया सेल की। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे जो मेन सवाल है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स कर क्या रही है सर?
देखें और व्हाट आर यू पीपल डूइंग? जी प्रिवेंशन की बात हो रही है, तो प्रिवेंशन सिलसिले में इस वक्त हमारे 7 MATRCs मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 3 कराची में हैं, एक हैदराबाद में है और एक सक्खर में है, एक कोयटा और एक इस्लामाबाद में। और अराउंड जब से सिंस इंसेप्शन 2005 से अब तक जो हम 27,000 पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं ड्रग एडिक्ट्स के। और अगर आप इस साल का जस्ट अप टू दिस डाटा लें तो अराउंड 3,000 हम अभी तक अपने ड्रग पेशेंट्स हमारे अपने सेंटर्स में ट्रीट कर चुके हैं। तो हमारी तो पूरी एफर्ट है और हमारी कोशिश है कि अभी हम पंजाब में भी इन प्रोसेस हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी, कि वहाँ भी हम प्रिवेंशन सेंटर्स जो हमारे ड्रग ट्रीटमेंट के लिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा, किसी का शौहर, किसी की बीवी, कोई भी किसी भी चीज़ में पड़ सकता है, अगर वो ऐसे किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, जी जी नशे करता है, कोई भी, चाहे समंद बॉन्ड भी सूंघते हैं, जी, मुझे बिल्कुल। ये बताएं कि क्या आप लोगों से राब्ता किया जा सकता है हेल्प के लिए? जी बिल्कुल। कि जी हाँ जी अब 35 साल का या 30 साल का किसी का मियाँ है, 3 उनके बच्चे हैं, वो औरत पुलिस को फ़ोन करके अगर कहती भी है कि मैंने मारदा भी है तो नशे भी करता है, तो फिर तो बाप सर से हट गया ना बच्चों के, बिल्कुल। जी जी और वो नहीं चाहती कि ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो उसका तरीका बता दें। देखिए व्यूअर्स, उसका- ये इसलिए बात हो रही है कि अगर आप में से कोई परेशान है, कोई परेशान है, जी जी बिल्कुल। लोग बैठे हुए यहाँ पे आपको बताने के लिए कि उस मसले से आप कैसे निकल सकते हैं पुलिस और जेल के मामलात से हट के। जी 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 सर। जी देखें, सबसे पहले तो जो यूज़र है वो पेशेंट है, सबसे पहले तो उसको आप इस तरह ट्रीट करें मरीज़ के तौर पे, ठीक है। अब मरीज़ जो यूज़र है उसको हम क्रिमिनल के तौर पे नहीं लेते, उसको यूज़र को पेशेंट के तौर पे लेते हैं। हमारी एफर्ट होती है कि उनको हम ट्रीट करवाएं। अब उसके लिए हमारी अगेन मैंने आपको 1415 जो बताया था, उसके ऊपर आप कॉल करके अपना रजिस्टर करा सकते हैं पेशेंट को, कोई डाटा वो लेंगे आपसे, उसके बाद आपको एक नंबर दे देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपना नंबर आने का, और वो आप अपना पेशेंट ले आएंगे। कुछ सर्टन टेस्ट होते हैं जो आपको हम एडवाइस करते हैं। सवाल, जी। अगला नहीं आना चाहता। अच्छा हाँ, देखिए, जो अपनी मदद आप करना चाहते हैं ना तारिक जी, जी। भाई, वो तो ठीक है। अच्छा यहाँ ऐसे भी तो होते हैं ना जो कहते हैं मैंने निकलना है, इससे मेरी मदद करो। जी, जी। ऐसे लोगों को तो आप पहुंचा देते हो। अब अगर एक बंदा बाज ही नहीं आ रहा, आप जी। समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बेटा है आपका 22 साल का, सही है, 23 साल का, वो तैयार अब वो नहीं है। बागी हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही, जेल डाल के जिंदगी भी नहीं बर्बाद करनी, क्या करें? देखिए इसके लिए ना मैं बताऊं आपको, क्योंकि जो लॉज हैं, जो सिस्टम है, उसमें हम इस तरह के पेशेंट को नहीं लेते। वजह यह कि जिसको आप तैयार करें उसको थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, थोड़ा सा इश्यूज़ बता के उसको आप राज़ी करके लाएं, वो पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि ज़बरदस्ती वाला पेशेंट का सच हमारे पास ऐसा निज़ाम सिस्टम नहीं है कि हम किसी के लेकिन साथ कमल ज़बरदस्ती साहब, करें। बाहर तो ऐसे होता है कि इफ़ यू सी दैट समवन इज़ डूइंग ड्रग्स एंड टू मच हो रहा है, हमने खुद फ़ोन किया हुआ है। आपको पता है, मैं यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक लड़की थी, हमने नोटिस करना शुरू किया कि वो कमरे से नहीं निकलती, बड़ी पढ़ाकू, बड़ी स्टूडियस थी, तो मतलब वैसे भी उसकी कम निकल नहीं रही, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। 2-2 दिन गुजर गए हैं, सिर्फ 2 दफ़ा वॉशरूम के लिए निकली है और पानी। अच्छा, हमें उसका बिहेवियर अजीब सा लगा। एक दिन गई तो हम सारे रूममेट्स ज़रा परेशान हुए, हमने उसका दरवाज़ा खोला, बस की बेड साइड की दराज खोली तो हर किस्म की ना चुच-पुच किस्म की पोटलियाँ, तो ये अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें थी। उससे बात की, अच्छा वो उस पास से आई ना, फिर हमने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने फिर कोई आया और वो उसको लेके गए रिहैब में ज़बरदस्ती। उसका टेस्ट किया तो पता चला कि ये बहुत कुछ ले रही थी, अच्छा लाइक बहुत कुछ। हमें तो लग रहा था मर जाएगी, और सीधी बात है तारिक भाई, हम किसी के साथ रह रहे हैं, दोस्त तो अपनी जगह, कोई फौत हो जाता है तो जी, जी। हमारे ऊपर, तो फिर उसको उठा के दे टुक हर, जी जी डॉक्टर्स आए, उसको लेके गए, साथ में सिक्योरिटी भी उसके थी, लिए- और उसको कोई 6 वीक्स का था उसका रिहैब का कोर्स, उसके पेरेंट्स वगैरह को भी बुला लिया। देखिए, अगर घर वाले कुछ ना उसको कर पाएँ, कायल ना कर सकें, तो वो ये है कि आप साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू थोड़ी सी उसकी एफर्ट करें और आस्ते आस्ते उसको उस पर कायल करें और फिर उसको ले आएँ। वो ज़्यादा बेहतर तरीका है बनस्पत ज़बरदस्ती करने के। अच्छा, जी, ये जी। तो निकालने की बात होगी। अब मुझे एक इंसिडेंट भी हुआ था पिछले दिनों, मैं उस पर बात ज़रूर करना चाहूँगी जी, जी। कि लोग सोचते हैं कि आसान काम है, गए पकड़े ख़त्म हो गई बात, या ये तो बड़ा, आप लोगों का काम बहुत डेंजरस काम है। जी 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 बिल्कुल, आपने सही सुना है। पिछले दिनों यहाँ बच्चा जेलम शहीद- दीना एक के young पास, बच्चा जी शहीद जी, हुआ है वहाँ भी 24-25 का। हमारा मुकाबले में शहीद हुए हमारे 2 जवान। और अभी रिसेंटली परसों जो है ना, वो हमारा एक जवान शहीद हुआ और एक क्रिटिकल कंडीशन में है पंजगूर में इस वक्त। I'm so तो sorry. उसके ऊपर भी फायरिंग हुई जी। और हमारे शोदाई हैं जिनके खून से आप कह सकती हैं कि वो मंशियात की लानत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सोसाइटी में उनका बड़ा अहम किरदार है।
और वो हमारे शुहदा, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं आज के दिन पे। स्पेशली हमारा थीम जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं डीजी, उन्होंने इस दफ़ा स्पेशली फोकस किया इस थीम पे। और हमारे जितने इस वक्त स्टीमर्स आप देखेंगे मैन चौक पे और जो चल रही हैं स्क्रीन्स, वहाँ पे स्पेशली शुहदा की हमने पिक्चर्स वगैरह और उनकी खराज तहसीन कर रहे हैं। और आज आज ना स्पेशल सेरेमनीज हुई हैं सारे हमारे हेडक्वार्टर में भी और सब ऑफिस में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। जी और जी वो शाम को प्रोग्राम है और अभी दिन को शुहदा के लिए स्पेशल सेरेमनी, उनके शुहदा के वर्सा को बुलाया हुआ है और स्पेशल खराज तहसीन पेश किया हमने। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना स्ट्रीमर्स हर जगह, इन चेहरों को गौर से देखिएगा व्यूअर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बच्चों को ज़िंदगी देने के लिए अपनी जान दी है, ये याद रखिएगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो नहीं कर रहे नशे, कर आप लोगों के बच्चे और आपके फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, हमारे जानने वाले कर रहे हैं, और जाने ये बेचारे बच्चे दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसको वॉर की तरह इनको लड़ना पड़ रहा है। आजकल इस किस्म के मुकाबले बॉर्डर्स पे नहीं हो रहे जिस किस्म के आपको विद इन द कंट्री मामले देखने पड़ रहे हैं। और अप्रिशिएट करना चाहिए, बनता है। जी बिल्कुल। इन शोहदा को नहीं करेंगे, इन गाजियों को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? जी बिल्कुल। जी कवला, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे सर ने भी बात की, अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि फैमिली एक बहुत बड़ा पिलर होता है। आपने जैसे बात की ना कि पेरेंट्स डरते हैं कि हमारे बच्चे को कोई पकड़ के ना ले जाए या हम उसका इलाज नहीं करा सकते। ये जो स्टिग्मा है ना हमारी सोसाइटी में, इसको हम सब ने मिल के टैकल करना है। सबसे पहली बात ये है कि आपको इस चीज़ का डर है कि आपका बच्चा नशा करता है, वो एडिक्ट हो चुका है, उसको कोई पकड़ के ना ले जाए। क्या आपने तब नहीं देखा था कि वो इस तरफ गया क्यों, कैसे शुरू किया? क्या आपको वो सिम्टम्स नज़र नहीं आए? क्या उस वक्त पेरेंट्स को डर नहीं था कि बच्चा पैसे की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, वो देर तक घर से बाहर रहता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी सोहबत कैसी है, वो कैसे लोगों में उठता बैठता है? ऐसे लोगों को ये वो बेसिक पॉइंट है जो हर पेरेंट्स को पहले समझने चाहिए, ताकि वो बाद में इस चीज़ का सामना ना कर सके कि हमारा बच्चा तो एडिक्ट हो चुका है, वो बीमार हो चुका है, वो जाना नहीं चाहता, वो इलाज नहीं करवाना चाहता। सबसे ज़्यादा सफरिंग भी फैमिलीज़ की होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फैमिली ही फेस करती है। ये किसी एक इनफरादी हम किसी फ़र्द की बात नहीं कर सकते कि सिर्फ उसी को तकलीफ़ होती है। यहाँ पे मैं फैमिलीज़ की बात करूँगी, यहाँ पे मैं पेरेंट्स की बात करूँगी कि आपको शुरू से ही अपने बच्चे को, ये जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, नज़र रखें। नज़र रखना क्या होता है? आप बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया और बाय द वे इसी के अंदर सोशल मीडिया की भी बात करनी ज़रूरी है कवल। देखिए सोशल मीडिया भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। गाइस प्लीज़ थोड़ा सा तो चेक एंड बैलेंस रखें कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हैं। मुझे पता है कि हर बंदे के बच्चों ने एक सोशल मीडिया का पेज बनाया हुआ है माँ-पियो को दिखाने के लिए और एक उनका प्राइवेट पेज होता है। अब वो प्राइवेट पेज क्यों बनाते हैं? मुझे पता है कि हमजा ने अपने बडीज़ का भी एक अकाउंट बनाया हुआ है और एक अपना बनाया हुआ है और उसने मुझे बताया हुआ है। ही सेड मम्मा मैंने आपको उसमें नहीं ऐड करना क्योंकि आप हर जगह मेरा बेटा प्यारू पारू लिख देती हैं, आपको मैं मैक्सिमम उसके ऊपर ऐड कर दूंगा, आपने उस पर कॉमेंट नहीं करना। तो मैं अपने बेटे के प्राइवेट वाले ग्रुप का भी हिस्सा हूँ सोशल मीडिया, यानी आपके दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं है। पर तारिक भाई ताल्लुक यार, मतलब मेरा बच्चा है, मेरी रूह का हिस्सा है, जी जी आधा मैं हूँ, वो सही है। दो लोगों का मुरक्कब बनता ना एक बंदा, तो ही इज हाफ ऑफ मी। जी जी बिल्कुल। अगर मैं अपनी जात के साथ ही नहीं सच्ची हो सकती, खुल के बात कर सकती, तो फिर मैं किससे करूं? बिल्कुल। बच्चे से ज्यादा करीब कौन है? माँ से ज्यादा कौन करीब है? तो यही चीज़ है, आप अपने बच्चों को बचा के लेके चल रही हैं कि आपके दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है। और ये शुरू में ही होनी और चाहिए। ये मैं बिल्कुल भी नहीं दावा करी कि मेरा बच्चा कोई बड़ा शरीफ है और वो कोई पुट्ठा काम नहीं करता होगा, 100 करता होगा, लेकिन जहाँ उसने 100 काम मुझसे छुप के करने थे, अब चलो शायद 15 करता है छुप के, बाकी 85 तो चलो बता देता है। और उसको ये पता है कि कहीं पे भी फंसूंगा। मैंने उसको एक बात बड़ी क्लियरली कही है तारिक भाई, क्योंकि इस साल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी बाहर चला जाएगा। जब इसने बाहर जाना है तो मैंने कहा पुत्र एक बात याद रखना, कॉल, पिक अप द फोन एंड कॉल, कुछ भी हो माँ को फोन करके बता दे, मैं तेरे लिए गोली भी खा लूंगी। सही है। बाहर किसी बंदे को बताएगा ना, मुझे नहीं पता कोई तेरा कितना करेगा। और इसी तरह एक्सीडेंट्स होते हैं, मसाइल होते हैं, नशों की हालत में लोग निकल जाते हैं, दरियाओं में डूब जाते हैं, छलांगे मार देते हैं छतों से। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड में आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू सो मच। आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं। जी जी। और यहाँ पे ज़रूर एक बात पॉइंट आउट करूँगी, जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि छोटी सी फोर्स है, कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, कुछ करोड़ों अरबों लोग नहीं हैं के अराउंड है पूरे पाकिस्तान के लिए। जी।
पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें इतने ज़्यादा लोग नहीं जी जी हैं। बिल्कुल। और एयरपोर्ट पे, ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट और ये सारी जगहों पे ज़रूरत 32 होती है। पुलिस स्टेशन हैं। फिर इंटरनेशनली सारा कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं, बैन अवी जितने मीटिंग्स वगैरह और सारी एजेंसीज़ की ट्रेनिंग हम एनएफ अकेडमी है वहाँ करवा रहे हैं। तो हम काफ़ी वो मतलब 3000 के साथ ये सारा कुछ हम कर रहे हैं सारी और countries कवल के साथ। जैसी ब्रिलियंट यंग लोग भी आपके पास हैं, मुझे बड़ा जी हौसला अल्लाह हो का रहा है फजल है देख जी के। बिल्कुल माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं रिच जैसी देखिए ना काफ़ी सारे भाई यंग लोग देखिए भी ना, हमारे साथ। लाइक आई सेड शी इज गॉट अ पल्स ऑन द यंग पीपल। जी जी क्योंकि देखो ना, आप बाइकर भी रहे हो, आप उस क्राउड को भी जानते हो, आप एक बड़े प्रोटेक्टेड घर में भी बड़े हुए हो। बाइकर थी लेकिन 6 बजे के बाद निकलने की इजाज़त नहीं थी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, जब ऐसे ब्रिलियंट अकम्प्लिश्ड यंग लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे और वो माशरे अभी में, तक है, वो चेक एंड बैलेंस अभी अभी तक भी है, और आप पुट्ठे काम की जगह लोगों के लिए मसले हल करने के लिए यू आर पार्ट ऑफ द एंटी नारकोटिक्स फोर्स, आप दूसरी तरफ भी निकल सकती थी। सो व्यूअर्स, चॉइसेस, फैमिली, एनवायरनमेंट, दोस्त अहबाब वगैरह कौन किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सीधी बात है, अगर बाप सिगरेट और चर्च पीता है तो फिर बेटा भी शायद चोरी करके पिएगा। जी जी बिल्कुल। सो ये लॉजिकल बातें हैं। यू कांट एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे कोई बहुत ही दूध के धुले पैदा होंगे जब हर चीज़ आपको देख के वो फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम आज के इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। ब्लेस यू सर, ब्लेस यू कवल, खुश Thank you रहें, so much. आबाद रहें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह में आप लोगों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अपने शोहदा को हम दुआएं दे सकते हैं, आमीन जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला उनको ज़रूर देंगे जन्नतुल इंशाल्लाह। फिरदौस में आला तरीन मकाम। Thank you. आमीन। और उनके माँ बाप और उनकी फैमिलीज़ का शुक्रिया, जी इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सो आपका। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। लेट्स मीट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ आ जाऊँ, मैंने अभी भी कहा आ जाऊँ, असल में मैं अपनी अपॉइंटमेंट भी सेट कर रही थी आज की बतीसी की। अब आप कहेंगे बतीसी, बतीसी बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, प्लीज़ इस बतीसे के बगैर, मतलब सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं, राइट अनम, बिल्कुल ऐसा ही। सबसे पहली चीज़, और हम तो अपनी वैसी बतीसियाँ बहुत निकालते हैं, हमारा तो मजाक है, दंद देखे सो दोनों के दोनों इतने दांत निकालते हैं कि इतने नॉर्मल लोग होते नहीं है जितने हम बाहर निकाल देते हैं। ये तो है। बट यार दांत खूबसूरत ना हो तो ये जो इतना मजे का खूबसूरत खाना तैयार किया आप एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप की मेरा ख्याल है कि अपीयरेंस में बड़ा ये काउंट करते हैं आप। नहीं, बट नॉट दैट जस्ट दैट जानी, जरा से दांत में दर्द हो, बिल्कुल आप सो नहीं सकते सारी रात। जो बंदा सो नहीं सकता, जो बंदा बैठ नहीं सकता, उसको कितनी तकलीफ से गुजरता होगा। अच्छा, अपना मेन्यू बता दे, क्योंकि फिर अब इधर अगले मेन्यू की तरफ हम जी, चिकन हनी विंग्स, साथ में लोडेड फ्राइज और डायनामाइट चिकन को मैंने 2 तरह से सर्व किया। कमर्शियली इस तरह से सर्व किया जाता है, आप चाहें तो, अगर आपके पास इस तरह के बाउल्स नहीं है तो आप रेगुलर, लेकिन आइसबर्ग नीचे रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको उसके साथ कंबाइन करके खाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑसम अनम, आई लव यू, ऑसम ऑसम। ओके, डॉक्टर मोहम्मद सलमान हमारे साथ है। आप एक डेंटिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्राइवेट कॉलेज में, और अभी मैं उनसे अपॉइंटमेंट भी ले रही थी शाम के साथ साथ क्योंकि काफ़ी देर से मेरी इनसे बात चल रही थी। एक बात बताऊंगी आपको व्यूअर्स डॉक्टर साहब के बारे में, कि बहुत अच्छे डॉक्टर तो हैं सो हैं, लेकिन उन चीज़ों पे हमेशा गाइडेंस देते हैं जिस पे कोई टच अपॉन ही नहीं करता। मुझे याद है लास्ट टाइम जब इनसे बात हुई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पता है इसका नोट किया था, दांत में एक लाइन सी आ गई है, तो उन्होंने मुझे घूम के कहा कि आपके दांत में क्रैक्स पड़ रहे हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा दांत में क्रैक पड़ेगा तो नजर आएगा ना फ्रंट पे, तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर से क्रैक हो गया, अब ये दांत टूटेगा एट सम पॉइंट और द अदर अनलेस यू डू समथिंग अबाउट इट। अब ये बातें आजकल कोई नहीं बताता, बंदा सिर्फ बात करता है दांत साफ करा ले, स्केलिंग करा ले, दांत में कोई कीड़ा है तो उसको भरवा ले। तो डॉक्टर साहब, देयर आर मेनी मिथ्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर Good to have you back. थैंक यू सो मच। मुश्किल मिलते हैं आप, लेकिन हम आपको बुला लेते हैं। चलो। अच्छा, दांतों के क्रैक की बात कर लेते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि हाँ दांतों में तो निशान आ ही जाते हैं वक्त के साथ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही क्या ये सही है? क्या दांतों में आ जाते हैं निशान? क्या दांत अंदर से टूटने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा है। असल में क्या होता है कि जो लोग दांतों को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं और बहुत ज़्यादा उनको क्लेंच करते हैं, रात को सोते हुए फॉर एग्जांपल दांत बीचते हैं, उनका वर्क इस तरह का होता है, उनका ऑक्यूपेशन ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल के बॉडी बिल्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, एट दैट टाइम दे जस्ट क्लेंच देयर टीथ एंड दे डू द वेट लिफ्टिंग। बिल्कुल। सेकेंडली, बहुत सारे ड्राइवर हजरात ऐसे होते हैं कि व्हेन दे अप्लाई द ब्रेक्स दे जस्ट क्लेंच देयर टीथ एंड देन दे अप्लाई द ब्रेक्स। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी है। सेकेंडली, कुछ लोगों को ना वर्क लोड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से दांतों को बीचने की आदत होती है, एंड दे हैव एन ओपिनियन कि हम लोग अगर दांतों को क्लेंच करेंगे या बीचेंगे
हमें सुकून मिलेगा। दे आर इन अ स्टेट ऑफ अ ट्रांस अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी। उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर दांत पे अप्लाई होता है। तो वो जरा सा एक तकलीफ होती है, जब आप उसको छोड़ते हैं तो आपको एकदम से सुकून मिलता है, रिलैक्सेशन, सुकून से दिमाग को भी सुकून मिलता है। लेकिन मसला ये है कि जबड़ा आपका बर्बाद हो जाता है और दांत से दांत जबड़ा चौड़ा हो जाता है। जबड़ा चौड़े के अलावा दांत से दांत जब क्लेंच होते हैं ना, वो माइक्रो क्रैक्स क्रिएट करते हैं एंड इट विल टेक टाइम टू ब्रेक द टूथ। ऐसा नहीं है दांत से दांत क्लेंच किया वो फौरन ही टूट जाएगा, बट ऐसा होता है ना कि कभी कभी बैठे बैठे एकदम से आधा दांत हाथ में आ वो गया, टूट जाता है। क्यों? वो एक हैबिट थी, वो आप करते रहते थे, आपने सालों उसको केयर टेक नहीं किया और फिर अब वो एक दांत आपका टूट गया। और ये आजकल हमारी कम्युनिटी में तकरीबन 30 to 40% ये प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑल्सो। अच्छा, बट उसके साथ दो और भी तो बातें हैं ना, कि एक के जिनके दांत सफेद है उनके दांत बिल्कुल ठीक हैं, एक ये सोच है कि बड़े मजबूत भी होंगे क्योंकि वाइट है ना और नॉर्मल लग रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज कि दांतों में कीड़े सिर्फ चीनी से लगते हैं, चीनी ना खाएं। अच्छा, दांतों में कीड़ा सिर्फ चीनी से नहीं लगता, शुगर से नहीं लगता, और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा भी लगता है और मसूड़ों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकेंडली, डाइट, आप किस तरह का डाइट लेते हैं, कितनी दफ़ा खाना खाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब एक दफ़ा दिन में खाना खाते हैं और बाकी सारा टाइम भूखे रहते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं। आपका माउथ ड्राई रहता है, खुश्क रहता है, जो माउथ ड्राई रहता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि मुँह में कीड़ा लगे, क्योंकि जो आपका थूक है ना वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म क्रिएट करता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपका डाइट पैटर्न। चाय के पीने हैं, हम तो चीनी नहीं डालते, 2 दफ़ा 3 दफ़ा फिजी ड्रिंक्स भी यूज़ करनी है, जंक फूड भी खाना है। बट आप ये देखें ना, क्योंकि अब जीरो या डाइट ड्रिंक्स आ गई हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा चाय कॉफ़ी के अंदर अक्सर लोग अब चीनी नहीं डालते हैं, उस ब्लेंडा या कुछ डाल देते हैं या डालते ही नहीं है, तो कहते हैं कि भाई अभी भी हमारे दांतों का रंग खराब हो रहा है, लेकिन हम तो चीनी नहीं लेते, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे ये सोच के कि भाई ये तो डाइट वाली है, ये तो डाइट वाली है, एग्जैक्टली। और सॉफ्ट ड्रिंक्स के चीनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एक इरोजन का एलिमेंट है, एक एसिडिक एलिमेंट है, वो दांतों को घोलता है। जिस तरह हम चीनी पानी में घोलते हैं, उसी तरह जो एसिडिक कंटेंट है वो दांतों को घोलता है। दांत आपके वीक होते हैं, दांत का स्ट्रक्चर कम से कम होता है, अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और सेकेंडली, जो दांत वाइट होते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो दांत हेल्दी हैं। हो सकता है मसूड़े उतने ही ज़्यादा ख़राब हों, लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो दांत बिल्कुल ठीक है, मसूड़े बिल्कुल लाल हुए में, सुर्ख हुए में, लेकिन दांत वाइट हैं। उसके अंदर अंडरलाइंग बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वन हु हैज़ द वाइट टीथ दे आर डिजीज़ फ्री, इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज़ जस्ट अ मिथ। लेकिन ये भी तो एक बात कही जाती है कि देखिए, एज लॉन्ग एज आप जाके हर साल में एक दफ़ा स्केलिंग करा लें, दांत साफ़ सूफ करा दें, तो आपके दांत जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे। क्या दांत ये करने से दांत मजबूत होते हैं? दांत मजबूत भी होते हैं, या आप इस तरीके से कह लें कि वो डिजीज़ फ्री या बैक्टीरियल लोड दांतों का कम होता है। देखिए, हम लोग रोज़ाना ब्रशिंग करते हैं, लेकिन जो स्केलिंग होती है उसमें हम लोग क्या होता है कि जो प्लाक या कैलकुलस होता है, जो कि मसूड़ों में होता है और वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमसे साफ़ भी नहीं होता, हम उसको डेंटिस्ट के पास जाके अंडर द सुपरविजन हम उसको क्लीन करवाते हैं। दैट क्रिएट्स, या वो एनेबल करता है कि हमारे मसूड़े बिल्कुल हेल्दी हैं। मसूड़े हेल्दी हैं तो डेफिनेटली आपके दांत भी हेल्दी हैं। मसूड़े मजबूत नहीं होते, मसूड़े क्लीन होते हैं और बैक्टीरियल लोड उनका कम से कम होता है। अ हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो ओरल कैविटी में हमें मिलता है। छोटे बच्चे कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उसको दांतों के डॉक्टर पे या डेंटिस्ट पे ले जाने की क्या ज़रूरत है? दांत तो उसके गिर ही जाने हैं। मेरी दोस्त है, वो बाहर रहती है, उसका जब बच्चे का पहला दांत महसूस होना शुरू हुआ तो अपने बच्चे को डेंटिस्ट पे लेके गई। That means 6 months to 12 months. मैं कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये वाई यू टेकिंग योर चाइल्ड टू द डेंटिस्ट? उसने कहा कि जब पहला दांत आता है ले जाना चाहिए। मैंने कहा है, बिल्कुल, हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा। आई अप्रिशिएट हर कंसर्न, बिल्कुल बिल्कुल ले जाना चाहिए। देखें, जितने दूध के दांत हैं, बट वो तो दूध के उन्होंने निकल ही जाना है। देखें, एक बात आप मुझे बताएं, बच्चे ने खाना नहीं है, पहला पक्का दांत आता है 6 साल की उम्र में, और आखिरी जो दूध का दांत है वो आपका शेड ऑफ होता है तकरीबन 10 से 11 साल की उम्र में। इस सारे अरसे में बच्चे के मुंह में दांत नहीं है, उसने खाना नहीं है, उसने ब्रश नहीं करना, उसने सोना नहीं। तो ऐसे बच्चे देखे जिनके काले नुक्ते रह जाते हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल कुछ नहीं कर। आप देखें ना, हर बच्चा इस कंप्लेन के साथ यूजुअली हमारे पास आता है कि लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो दे डोंट इवन बॉदर कि जी दूध के दांतें निकल जाएंगे। आपको ये नहीं एहसास होता कि वो बच्चा खाएगा कैसे? अगर उसको स्कूल्स में या उसको अपने घर में कोई बुली करेगा, तुम्हारे दांत ब्लैक नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो बच्चा एंजाइटी या डिप्रेशन में आएगा? तो इन सारी चीज़ों से बेहतर ये है कि डेंटिस्ट के पास प्रॉपर फॉलो विजिट करें। अगर मुझे तो भूलता नहीं है, हम लोग एक दफ़ा कहीं पे थे और हम सारे बच्चे खेल रहे थे और एक हमारी
कज़न थी, उसके दांतों में ना वो इसी तरह काले 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 उसके दांत, तो बार बार ना जो भी आए उसको मिले कहा दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, मुंह में कीड़े। अच्छा वो डरे उसको लगे कि उसके मुंह में एक्चुअली इंसेक्ट्स हो गए। भाई कम से कम फिर ऐसे बच्चे को जहनी मरीज ना बने, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर ये बच्चे हंसते भी नहीं है, शाय फील करेंगे, वो गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, वो आपसे बात करने से कतराएंगे, हर बंदा उनका मजाक उड़ाएगा। और स्पेशली द फीमेल्स, जो हमारी बच्चियां हैं, जो यंगस्टर वो हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मसूड़ों या गम्स के कोई बीमारियां नहीं होती? लोग ये भी कहते हैं कि दांत की बीमारी है, तो मसूड़ों में क्या हो सकता है? असल प्रॉब्लम जो है ना वो मसूड़ों की ही है। दांतों की भी प्रॉब्लम है, लेकिन असल प्रॉब्लम मसूड़ों की है। मसूड़ों में खून बहुत ज़्यादा आता है बाज़ लोगों के मसूड़े बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उनकी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं अंडर द सुपरविजन। बहुत सारी ड्रग्स का जो वो रिएक्शन भी होता है कि मसूड़े बहुत फूल जाते हैं, और हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होती है बहुत सारे लोगों की। अगेन, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पानी कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट पैटर्न कैसा है, ऑल दीज मैटर्स अ लॉट। स्पेशली ये सारी चीज़ें आपके मसूड़ों को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। देखिए, दांत का इलाज हमेशा दर्दनाक होता है, इस डर और इस खौफ के मारे लोग नहीं जाते डेंटिस्ट पे। मुझे तो पता है, बट आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई। अच्छा, ये डेंटिस्ट से इतना खौफ किस चीज़ का है? हर बंदा घूम के कहता है डेंटिस्ट के पास नहीं जाना यार, डेंटिस्ट वो तो अभी मत मार देते हैं, बंदे हिलने जोगा नहीं रहता। भैया आपका कोई कीमा निकाल रहा है, अच्छा सर्जरी करा लेंगे बड़ी जाके, पित्ता निकलवा लेंगे, बाईपास भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, असल में ये ना एक मिथ है, ठीक है। मिथ ये है कि हमारे पास मॉडर्न डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि पेन फ्री एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करती हैं। जनरल एनेस्थीसिया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इवन मॉडर्न डेंटिस्ट्री में तो आप पेनलेस डेंटिस्ट्री जो है वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक मिथ है कि जी दांत का जो है वो इलाज बड़ा महंगा है या आप बहुत ज़्यादा पेन होगा। अच्छा, महंगा भी वाबस्ता किया जाता है? नहीं, दांतों का इलाज महंगा नहीं है। आपकी जो लापरवाही है, जो नेग्लिजेंस है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक छोटी सी बात है कि हम सबको पता है कार्डियक डिजीज़ हम लोग एक्सरसाइज ना करने की वजह से या बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंज मतलब जो मॉडिफाई होते हैं उसकी वजह से होती है। आप मुझे बात बताएं, लाहौर की इतनी आबादी है, अगर आज की डेट में हम बात करें तो मॉर्निंग में कितने लोगों ने लाहौर में एक्सरसाइज की होगी? 5%, 10%। अब 1 करोड़ का 10% निकालें, अब कितनों को करनी चाहिए और कितनों ने नहीं की। अब सबको पता है कि इन सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम कोई प्रिकॉशन लेते हैं? आर वी सीरियस अबाउट आवर हेल्थ? इवन एज अ पॉपुलेशन, इवन एज अ नेशन, एज अ कंट्री, वी आर नॉट इवन सीरियस अबाउट आवरसेल्व्स। लेकिन लोगों की तो राय यही है ना कि जब मसला होगा तब डेंटिस्ट पे जाएंगे, बेतुके मुंह उठा के जाने का क्या तुक है? अच्छा, उसमें क्या है कि जब मसला होगा, ये आपको पता है कि मसला क्या होगा, और जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो मसला हो के बहुत ज़्यादा आगे जा चुका होता है, इसीलिए वो उनको मसले एक्सपेंसिव भी लगते हैं, पेनफुल भी लगते हैं। तो रेगुलर फॉलोअप आपको इन्हीं लॉन्ग टर्म चीज़ों से बचाता है। इन्वेस्टिंग इन योर डेंटल हेल्थ, हर 6 महीने या हर साल? हर एटलीस्ट अ ईयर, साल में कम से कम एक दफ़ा डेंटिस्ट पे जाके डेंटिस्ट से रुजू कर लेंगे। जो हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे प्रिवेंशन की, अगर आप लोगों को नशों से बचा लेंगे तो फिर नशों का हल, नशे का आपको वो ढूंढना नहीं पड़ेगा ना। अभी जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, डॉक्टर साहब आई वुड लाइक कि क्योंकि आज एंटी नारकोटिक्स डे भी है, ड्रग्स के इस्तेमाल से, अल्कोहल के इस्तेमाल से, इस तरह चीज़ें करने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत बैड इम्पैक्ट आता है। आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, सिगरेट्स यूज़ करते तो हैं, कॉमन है ना, कॉमन है। इन सारी चीज़ों का आपके मसूड़ों के ऊपर, आपके दांतों के ऊपर, इवन आपकी ज़बान के ऊपर, आपके म्यूकोजा के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आता है। देखें, जो भी चीज़ आप स्मोक करते हैं वो ओरल कैविटी के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उसको बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसकी वजह से आपकी ओरल का कोई ताल्लुक है? लोग कहते हैं कि जो स्मोकर्स नहीं है, जो वेप करते हैं, कम से कम वेपिंग से दांत नहीं खराब होते। वेप के अंदर जो निकोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, वो भी समझ लें सिगरेट्स का ऑल्टरनेट नहीं है, इट्स अ सिगरेट, आप ये कह लें। लेकिन वेपिंग से भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आता है। प्लस इसके अलावा कुछ रिसर्च मैंने लास्ट नाइट एक रिसर्च मैंने देखी थी, अकॉर्डिंग टू देम, वो एक मेटा एनालिसिस उन्होंने किया हुआ था कि बहुत सारे आर्टिकल्स को उन्होंने लिखा हुआ था कि फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको वेप इफेक्ट करता है। दे लॉन्च दिस थिंग, उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत सारे तकरीबन 1000 फीमेल्स को और 1000 मेल्स को उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, उनके इफेक्ट उन्होंने देखे हैं। तो वो तो भी उनकी भी एक रिसर्च वगैरह ये भी आपके दांतों को गला देते हैं। बिल्कुल, तो अवॉइड इट। नाउ प्रिवेंशन की अगर बात करें तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आता है कि प्रिवेंशन नहीं कर पाए, बतीसी बर्बाद हो गई, अब क्या करें? मतलब जिस तरह अगर एज ज़्यादा चेहरे पे आ गई तो बोटॉक्स और फिलर्स हो जाते हैं, या थ्रेड लिफ्ट या व्हाटएवर जिस पे हम अक्सर बात करते हैं, तो क्या
दांतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खूबसूरती के मामला है। आजकल बड़ा देखा है लोगों ने नए दांत ही ऊपर दांतों के लगा लिए हैं। हाँ। लेकिन अगेन महंगा नुस्खा, सो मुझे जरा देखिए सबसे चीज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आजकल बहुत ज्यादा जो भाई है वो in आजकल है। ज्यादा आजकल है ही कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं और कम रेगुलर डेंटिस्ट हैं। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि लोगों को अपने फंडामेंटल्स से स्टिक रहना चाहिए। फर्स्ट दे आर डेंटिस्ट, देन दे आर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, राइट। सेकेंडली दांतों के ऊपर कैप्स लगते हैं, पोर्सलिन हो के कैप्स लग सकते हैं, विनियर लग सकते हैं, ब्लीचिंग हो सकती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। अगेन ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। नॉट एवरी कैंडिडेट, हर हमारा जो पेशेंट है या जो कैंडिडेट है वो हर ट्रीटमेंट में फॉल नहीं करता। सो देयर आर वेरी फ्यू रिक्विजिट्स और देयर मस्ट बी सम रिक्विजिट्स फॉर एवरी ट्रीटमेंट। अगर आपने ब्लीचिंग करवानी है तो उसके भी कुछ रिक्विजिट्स हैं, और अगर आपने कैप लगवाने हैं, वेनियर्स लगवाने हैं, इवन ऑर्थोडोंटिक्स आपने करानी है उसके भी कुछ रिक्विजिट्स हैं। मेरी सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको किसी ने मत दे दी कि तुम लगवा लो वेनियर्स। एग्जैक्टली। उसके मेरी तरह के दांत है, हल्की सी येलो टोन है, येलो टोन है, अब बोन मेरी पीली है, मैं क्या करूं। उसने करवाया, उसने कहा तू भी करवाई। मैंने कहा बीबी मेरे बतीसी इतनी बड़ी है कि मैंने उस पर कुछ भी, अगर मैंने कुछ चेंज किया तो 1 सेकंड में लोगों को पता चल जाएगा। और मैं हमेशा बात करती हूँ थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की समझ आती है, पूरा ही बूथा तो ना बदलो ना। एग्जैक्टली एग्री विद यू। उसने करा लिया अपना, डॉक्टर साहब गलत बंदे के पास गई, उसने दांत ज्यादा घिसा दिए, कैप्स टिके नहीं, पता नहीं क्या हुआ, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, खाने पीने में प्रॉब्लम हो गई, चीखे मार के रोती थी डॉक्टर साहब। उसको वो फिर दुबई गई है और वहां से जाके ठीक कराया है, और लेने के देने पड़, मतलब इतने पे खर्चा कि मैं आपको बताऊंगी तो आप बेहोश, आपको पता ही होगा। नहीं, वो असल में होता क्या है कि जब हम ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की बात करते हैं ना, आप ये देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है। अब जो आप एक एंकर पर्सन है, आपकी रिक्वायरमेंट में और एक दूसरी फीमेल के रिक्वायरमेंट में बहुत फ़र्क है। आपका ये डोमेन है, उसका डोमेन नहीं है। सम हाउ हम ट्रीटमेंट जो ऑफर है वो करना चाहिए जिसको पेशेंट कोई भी हो वो इजीली मेंटेन कर सके। भाई मेरा पॉइंट ये है कि डॉक्टर के पास अपना ना लेके जाए, अपना ना लेके जाएं, उसकी मान ले जो वो इसकी बतीसी देख लें, देखिए उसके होंठ फर्क है, उसका जबड़ा फर्क है, अगले बंदे की पूरी लुक फर्क है। आप लेके जाएं बेशक कि जी मैं इस किस्म की लुक चाह रही हूँ, लेकिन अगले बंदे को आपको बताने दें एज अ प्रोफेशनल कि आपको जरूरत भी है या नहीं। और प्लीज डॉक्टर के पास जाए, बनिए के पास ना जाए। बिल्कुल, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। दुकानें खोली में हर किसी ने कि हम वो आपको 50 लाख, वो आपको 5 लाख कह रहे हैं, हम आपको 50,000 में कर देंगे। 50,000 की टो में आप निकल पड़े। ओ भाई, जिसकी मटेरियल की कॉस्ट ही फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए, वो अगर आप 50,000 में जाके कराएंगे तो वो क्या आपको लगाएगा। सो फॉर गॉड सेक्स बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। अगर जरूर करें कॉस्मेटिक, जो भी आपने करना है, मैं कभी किसी को नहीं मना करती, मैं कहती हूँ जिसने जो करना करे, लेकिन सोच समझ के। अपना ही जिस्म है, अपने ही दांत है, ये अब नए दांत नहीं इसके बाद निकलने। बिल्कुल ऐसे। आपका पैगाम क्या है डॉक्टर साहब? मेरा पैगाम ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के अंदर ओरल जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए फॉर एग्जांपल टीवी प्रोग्राम्स, इसके अलावा टीवी कमर्शियल्स और जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने गाँव देहात के लोगों को, किसी को भी हम ओरल हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं अगर हम उनकी प्रॉपर कम्युनिटी एजुकेशन करें तो, और इससे हमारा पूरा माशरा जो है वो संवर सकता है। हम किसी को यहाँ बैठ के बहुत कह सकते हैं ब्रश करो, हर किसी को पता है ब्रश करें, लेकिन जब तक आप उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं करेंगे, इन्वॉल्विंग योर विलेजर्स, जो आपके गांव में रहने वाले लोग हैं, जो आपके शहर में रहने वाले लोग हैं, इवन एज अ नेशन, हम उन सब को एक डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड, ताकि उनकी डेंटल एजुकेशन अवेयरनेस ज़्यादा हो और फिर हम जो भी उनसे बात करेंगे उसको वो फॉलो कर सकते हैं। ये बस मेरा पैगाम है आज के हवाले से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और आपसे बात करके अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप ये नहीं कहते दांत ऐसे ब्रश करो, यू एक्चुअली गिव मी गाइडेंस। एवरीबॉडी नोज के दांत समहाउ किस तरह से यू हैव। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने एट सम पॉइंट आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ आज का शो क्लोज करूंगी कि ये टीथ वाइटनिंग, वेनियर्स, कॉस्मेटिक के बारे में मैंने आपसे बात ज़रूर करनी है ताकि हमारे व्यूअर्स को पता हो कि क्या है। हमने बात की ना रगड़ के ये चीज़ें हमने अपने व्यूअर्स को बतानी है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को हम फिर तकलीफ देंगे, हमारी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।